हाँ जी, डन है क्या? डन है सर, ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, बाकी आप एक बार और देख लेना कुछ भी रहता है तो। बट हाँ, लास्ट टाइम में मैराथन के हिसाब से ये वाला क्वेश्चन सबसे बेस्ट है, लिख सकते हो प्रॉपर। AS12 सर, AS12 क्या कहता है? गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में कहता है। गवर्नमेंट ग्रांट, पहले तो गवर्नमेंट ग्रांट की डेफिनेशन आनी चाहिए कि गवर्नमेंट क्या होता है। गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है? गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड सिमिलर बॉडीज वेदर लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल। गवर्नमेंट ग्रांट क्या होता है सर? गवर्नमेंट ग्रांट आर असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो अपनी हेल्प कर रही है वो कैसे कर रही है? इन कैश और इन काइंड टू एन एंटरप्राइज फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंसेस विद सर्टेन कंडीशन। वो कंडीशन भी लगाती है ना कि या तो आपने पास्ट में पूरी कर दी होंगी या फ्यूचर में आप पूरी कर देंगे। ओके, they exclude those form of government assistance which can't reasonably have a value placed upon them। उसमें क्या शामिल नहीं होता है सर? उसमें वो शामिल नहीं होता है, क्या शामिल नहीं होता है? जिनकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते आप, आपकी हेल्प की, लेकिन आपकी वो हेल्प की वैल्यू नहीं डिटरमाइन की जा रही है, तो ऐसे कोई गवर्नमेंट ग्रांट में शामिल नहीं होगा। दे ओनली गवर्नमेंट असिस्टेंस। ओके, जैसे टैक्स हॉलीडेज वगैरह है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि आप कितना हेल्प कर रहे हो तो या कितना हेल्प कर दोगे, ठीक है ना, तो इन्हें ये गवर्नमेंट असिस्टेंस में काउंट किया जाएगा, गवर्नमेंट ग्रांट में शामिल नहीं किया जाएगा। और ऐसे ट्रांजेक्शन जो गवर्नमेंट के साथ किए गए हैं नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन के जैसे, तो वो भी गवर्नमेंट ग्रांट नहीं होते भैया, वो तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, उसे गवर्नमेंट ग्रांट नहीं बोला जाएगा। अच्छा, बुक्स में कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए? क्या तब तक रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते जब तक कि हम रीजनेबली एश्योरेंस हमें नहीं मिल जाता। कैसा एश्योरेंस? ग्रांट मिल जाएगा और एंटरप्राइज विल कंप्लाई द कंडीशन। ये दोनों कंडीशन पूरी हो तब जाके, तब तक, जब तक ये पूरी ना हो तब तक हम इसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मतलब आप कंडीशन पूरी कर देंगे और ग्रांट आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है ना, पूरी कर देंगे, ऐसा रीजनेबल एश्योरेंस होना जरूरी है, ठीक है ना। ओके जी, जब तक ये ऐसा रीजनेबल एश्योरेंस नहीं होगा तब तक आप बुक्स में से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। खैर, ये तो थ्योरी था। बाकी अब देखो, गवर्नमेंट ग्रांट कितने तरह का सर? नॉन मॉनेटरी ग्रांट, नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट। नॉन मॉनेटरी का मतलब कोई आपको एसेट प्रोवाइड करवा दिया गया, एसेट प्रोवाइड करवाएंगे तो अगर कंसेशनल रेट पे प्रोवाइड करवाएंगे तो क्या होगा सर? हाँ, उस रेट पर, जिस रेट पर प्रोवाइड करवाया गया है, एक्विजिशन कॉस्ट पे मैं रिकॉर्ड कर लूंगा उस पीपीई को, उस एसेट को। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे प्रोवाइड करवाया तो मैं नॉमिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड, नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लूंगा, दैट इज 115121। फिर बात आती है रिलेटेड टू, ये हो गया। बात आती है रिलेटेड टू रेवेन्यू की। अगर गवर्नमेंट ग्रांट आपको डेली के खर्चों को मीट आउट करने के लिए मिला है तो भैया क्रेडिट टू P&L। अगर प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के नेचर में मिला है अगर आपको, तो यस, कैपिटलिज्म में डाल दो, ठीक है ना। बट ये आपको ऑनरशिप नहीं होता है ना, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कंपनी बन गई वो, नहीं नहीं नहीं, ऑनरशिप नहीं मिला, शेयर होल्डर वगैरह कुछ नहीं दिया, पैसा दिया और भूल गए वो लोग, तो भैया क्रेडिट टू कैपिटल रिजर्व। लास्ट, रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में क्या होगा सर? डिपेंड करता है कि डेप्रिशिएबल है या नॉन डेप्रिशिएबल। मतलब इसमें आपको क्या किया गया? फिक्स्ड एसेट लगाने के लिए पैसा दिया गया है। अब पैसा दिया गया तो नॉन डेप्रिशिएबल के लिए दिया है, तब तो क्रेडिट टू कैपिटल रिजर्व। क्यों? क्योंकि नॉन डेप्रिशिएबल मतलब डेप्रिसिएशन P&L पे जाएगा नहीं, P&L पे बर्डन आएगा नहीं, P&L पे बर्डन आएगा नहीं, तो भैया जो गवर्नमेंट ग्रांट मिला उसका पैसा भी P&L में नहीं लेके जाना, क्रेडिट टू कैपिटल रिजर्व। अच्छा, डेप्रिशिएबल है तो भैया डेप्रिसिएशन का मतलब P&L पे बर्डन आएगा, P&L पे बर्डन आएगा तो गवर्नमेंट ग्रांट का पैसा भी P&L में शो किया जाएगा। लेकिन P&L में शो करने का तरीका क्या है? क्या? दो मेथड है। पहला मेथड क्या कह रहा है? पहला मेथड कहता है कि आप फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को कम कर लीजिए। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को ग्रांट से कम कर लेंगे तो फ्यूचर में डेप्रिसिएशन भी कम चार्ज होगा, अपने आप P&L पे बर्डन कम हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या बोलते हैं कि भैया जो ग्रांट मिलता है उसे आप एक अलग से अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए, दैट इज डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट, और फिर हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट उसका डेप्रिसिएशन के रेशियो में P&L में क्रेडिट करते चलना। तो भैया इधर डेप्रिसिएशन डेबिट होता जाएगा, इधर गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट होता जाएगा, तो भैया P&L पे बर्डन थोड़ा सा इफेक्ट कम आ जाएगा। समझ में आया था? बताया था ये वाली सारी चीजें, एग्जाम्पल से भी देखा था अपन ने वगैरह, कोई दिक्कत नहीं। मेगा रिफंड हुआ तो क्या होगा? मेगा रिफंड हुआ तो जो भी पहले आपने ट्रीटमेंट किया था उसका उल्टा। अगर आपने क्रेडिट कैपिटल में क्रेडिट किया है तो आप डेबिट कर दो, P&L क्रेडिट किया तो आप P&L डेबिट कर दो, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम की थी तो बढ़ा दो, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को क्रेडिट किया था वापस डेबिट कर दो। लेकिन डीजीजी के अंदर बड़ा ध्यान से, जितना डीजीजी में बैलेंस है वो डीजीजी में डेबिट करना, बाकी बचा P&L में डेबिट करना। ओके, क्योंकि हर साल आप डीजीजी का अमाउंट P&L में डालते गए,
तो अभी रिवर्स करने की जब बात आएगी तो पहले डीजीजी का बैलेंस हटाना, फिर पीएनएल में जितना क्रेडिट किया था उतना डेबिट कर देना अगर आपको जरूरत है तो। मान लो 10 लाख की गवर्नमेंट ग्रांट थी, आपने 2 साल 2 लाख ट्रांसफर कर दिए पीएनएल में, अब डीजीजी का बैलेंस बचा 6 लाख, अब आपको रिफंड करना पड़ रहा है मान लो 7 लाख, तो 6 लाख से तो डीजीजी खत्म और 1 लाख पीएनएल में डेबिट कर देना, खर्चा मान लेना, सिंपल, डन। ओके जी, बस हो गया AS12 और कुछ है ही नहीं। अब AS16 बोरिंग कॉस्ट, इसका ये क्वेश्चन अच्छे से देख लेना, रिफंड वाला देख लिया ना, रिफंड ऐड कर दोगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इजी होता है ना, हाँ हाँ बिल्कुल। ओके जी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, डन है क्या? हाँ सर डन है, बिल्कुल। चलिए ये क्वेश्चन आप कर ही लेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे, AS16 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 देखो, AS16 बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट क्या होता है सर? बोरिंग कॉस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट का खर्चा ना, जनरली देखा जाए तो जनरली सर इंटरेस्ट का खर्चा तो पीएनएल में डेबिट होता है, चार्ज टू पीएनएल, लेकिन ये AS16 कहता है कि वो खर्चा आपको क्या करना है, कुछ स्पेशल सिचुएशन में कैपिटलाइज करना है। मैंने कहा कब कैपिटलाइज करना है? मैंने कहा सुनो, कैपिटलाइज कब करना है उसके लिए मैंने ये याद करवाया था, बिल्कुल। क्या होता है, एक होती है क्वालिफाइंग एसेट। सर क्वालिफाइंग एसेट कौन होती है? एक ऐसी एसेट जिसको आपको तैयार करने में हाँ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, रेडी टू यूज बनाने के लिए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? जनरली 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने अप्रॉक्स लगते हैं अराउंड। ऐसे 12 महीना जरूरी नहीं है, 12 महीने से कम वाले को भी मैनेजमेंट क्या मान सकता है? सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम मान सकता है, ठीक है। ओके, तो ये उसके जजमेंट पे छोड़ दिया। ओके, जनरली 12 महीने बताया गया। तो तैयार होने में टाइम, मतलब ऑलरेडी जो तैयार हुई हुई चीज है, बनी बनाई चीज तुम खरीदते हो, वो क्वालिफाइंग एसेट की कैटेगरी में नहीं आती है। मैं फोन लेके आया मार्केट से, बना बनाया लेके आया, ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, मैं कोई कार लेके आया, बनी बनाई लेके आया, ये कोई क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। मेरा बिजनेस में वर्किंग कैपिटल में पैसा लगा हुआ है, ये कोई क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, जिसको तैयार होने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है। जैसे शिप हो गया, फ्लाईओवर्स हो गए, बिल्डिंग हो गई, तैयार होने में टाइम लगता है कि नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। दीज आर क्वालिफाइंग एसेट्स, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह, दीज आर क्वालिफाइंग एसेट्स। ओके ओके, तो इस केस में तो पहली कंडीशन क्या है? क्वालिफाइंग एसेट होनी चाहिए। क्वालिफाइंग एसेट पे जो भी बोरोइंग कॉस्ट होती है उसको हमें क्या करना होगा, कब कब कैपिटलाइज करना होगा, इस पर ये एएस बना हुआ है। तो कब कब कैपिटलाइज करना होगा डिपेंड करता है कि देखो, जब भी क्वालिफाइंग एसेट के बारे में आप सोचोगे तो क्या होगा, सबसे पहले एक्टिविटीज स्टार्ट होंगी फॉर एसीपी, उसके एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन के लिए एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएगी, मतलब पेपर वर्क स्टार्ट हो गया। ओके, फिर लोन लोगे भाई, उस एसेट के लिए आप क्या लोगे, लोन लेंगे कि नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे सर, लोन लेंगे। और फिर क्या होगा, अच्छा लोन लेते ही क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट का मीटर चालू हो जाएगा। ओके जी, इंटरेस्ट का मीटर चालू हो जाएगा तो उसको सोचना भी पड़ेगा कि पीएनएल से चार्ज करेगी, कैपिटलाइज करें। कैपिटलाइज करना मतलब एसेट की कॉस्ट में ऐड करना। तो अभी तक तो आप उसे पीएनएल में चार्ज करेंगे। देखो ऊपर लिखा है डेबिटेड टू पीएनएल। कब तक? जब तक कि आप एसीबी पर एक्चुअल खर्चा करना स्टार्ट ना कर दें, एक्चुअल खर्चा करना स्टार्ट ना कर दें। मतलब तीन काम, तीन एक्टिविटीज, अगर तीन कंडीशन मेरी पूरी हो जाती है, कौन कौन सी एक्टिविटीज आर स्टार्टेड फॉर एसीपी, लोन टेकन, या यूं कहूं हाँ बोरिंग कॉस्ट का मीटर चालू हो गया। ओके, और तीसरा क्या बोला, एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ग्राउंड, काम होने लग गया है। एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन एसीपी, भैया तुमने लोन लिया है तो एक्चुअल खर्चा लगाओगे तभी तो होगा, हवा में बातें नहीं ना। तो जिस दिन एक्चुअल खर्चा लगना स्टार्ट हो गया तो तीनों जैसे ही पूरी हो जाएंगे, उसको हम बोलते हैं, वो डेट होगी कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। उस दिन आप उस बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना चालू कर दोगे। कब तक करोगे? जब तक कि एसीपी पूरा नहीं हो जाता, जब तक कि एसीपी पूरा नहीं हो जाता, एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन तैयार नहीं हो जाता, मतलब एसेट रेडी टू यूज नहीं हो जाती, तब तक आपको क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। ये कैपिटलाइज सर ये कैपिटलाइज के बीच में वापस पीएनएल किधर से आ गया? मैंने कहा अगर आपका
काम, चलता हुआ काम कंस्ट्रक्शन का रुक गया है, और रुकने की वजह क्या है सर? रुकने की वजह ऐसी है जिसे आप अवॉइड कर सकते थे, मतलब आप उसे रोक सकते थे, लेबर स्ट्राइक नहीं होने देते, ठीक है ना। अनअवॉइडेबल मतलब मेरे हाथ में नहीं है, अनअवॉइडेबल मतलब नेचुरल कोई चीज हो गया, बताया था ना वो नदी पर पुल बना रहे थे, 2 महीने मॉनसून पीरियड है, रुकना ही पड़ेगा, तो वो नहीं। लेकिन उसके अलावा अगर कोई काम से, कोई आपके पास रिसोर्सेज की कमी हो गई, मतलब लेबर नहीं है, मटेरियल नहीं है, किसी वजह से आपका काम रुक गया है, जिस पर आपका कंट्रोल हो सकता था, सही मैनेजमेंट से आप उसको रोक सकते थे, तब उस टाइम पीरियड के लिए आपको बोरोइंग कॉस्ट P&L में चार्ज होगा, उसमें कैपिटलाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। लेकिन वो जो रिवर वाला एग्जांपल था, 2 महीने मॉनसून पीरियड था, कोई बात नहीं, आप कैपिटलाइज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो तो पार्ट है, हमें पहले से पता था, जब काम चालू हुआ था तब भी पता था कि 2 महीने काम नहीं हो पाएगा। क्लियर है वाली चीज? ओके, तो इसको बोलते हैं सस्पेंशन पीरियड। क्या बोलते हैं? सस्पेंशन पीरियड। ओके, जिस दिन एसीपी हो जाएगा पूरा उसे बोलेंगे सेसेशन। सेसेशन क्यों बोलते हैं? सेसेशन का मतलब होता है बिल्कुल अब खत्म, ठीक है ना। अब क्या हो गया है? अब कैपिटलाइज करना रोक दिया गया है, और जैसे ही एसीपी खत्म हो जाएगा उसके बाद का जो भी बोरोइंग कॉस्ट होगा उसे क्या किया जाएगा? अगेन P&L से चार्ज किया जाएगा। ये इन शॉर्ट क्या हो गया है? थ्योरी किसकी खत्म हो गई है? AS 16 की खत्म हो गई है, ठीक है नहीं? ओके जी, यही सब चीजें ना। अब बोरिंग कॉस्ट तुमसे पूछ सकते हैं, सर बोरिंग कॉस्ट के एग्जांपल क्या क्या है? तो 5 नाम लिख देना। क्या क्या? हम तो सिर्फ इंटरेस्ट लिख के आते हैं ना, लेकिन 4 और लिखने पड़ेंगे। और इंटरेस्ट में भी केवल इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस ऑन बैंक बोरोइंग्स एंड अदर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ओके, इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस ऑन बैंक बोरोइंग्स एंड अदर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। दूसरा क्या बोला सर? अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट और प्रीमियम रिलेटिंग टू बोरोइंग्स, मतलब डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अच्छा सर, डिबेंचर डिस्काउंट पे इश्यू किए 100 रुपए वाला 90 पे, ये भी तो बोरोइंग कॉस्ट का ही पार्ट है। पैसा बोरो करने के लिए तो भैया 100 रुपए इश्यू करने वाला चीज 90 पे इश्यू कर रहा हूँ, या 100 रुपए इश्यू किया था, लास्ट में पेमेंट 110 पे करूंगा तो 10 रुपए ज्यादा लग रहा है कि नहीं लगा? ये सब बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट है। फिर बोला अमोर्टाइजेशन ऑफ एंसिलरी कॉस्ट। एंसिलरी कॉस्ट मतलब तुम लोग प्रोजेक्ट फाइल बनवाते हो, लोन लेने के लिए सीए के पास जाते हो वगैरह वगैरह, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाने का जो भी खर्चा है साइड बाय साइड, एंसिलरी कॉस्ट, वो भी बोरोइंग कॉस्ट का ही पार्ट होगा। और 2 और स्पेशल क्या, एक तो फाइनेंस लीज के केस में फाइनेंस चार्जेस, और दूसरा क्या? एक्सचेंज डिफरेंस। अपन AS 11 पढ़े थे ना, तो एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स। लोन ले रखा है फॉरेन से, पता है लोन क्यों लेते हो तुम फॉरेन से? वहां पे सस्ता मिल रहा होगा। यहाँ से लोन लोगे 12% रेट पड़ेगा, वहां से लोन लोगे 5% पड़ेगा, तो इसलिए तुमने फॉरेन करेंसी बोरिंग लिया। लेकिन उसकी वजह से जो एक्सचेंज डिफरेंस राइज हुआ है, टू द एक्सटेंट दैट दे आर रिगार्डेड एज एन एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट कॉस्ट, ये आपको फाइनल में CFR में पढ़ने को मिलेगा। अभी मैंने कहा था रहने दो, दिमाग मत लगाना, बस थ्योरी में याद कर लेना कि एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स, वो भी किस एक्सटेंट तक? टू द एक्सटेंट दैट दे आर रिगार्डेड एज एन एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट कॉस्ट। मतलब वही क्या देते हैं पता है भाई? तुमने फॉरेन करेंसी बोरिंग किया, शॉर्ट में हल्का सा बता देता हूं। मान लो तुमने जब बोरो किया तो $1 इक्वल टू 80 था, अब $1 इक्वल टू हो गया ₹81। 1 रुपए का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मान लो $1,00,000 का लोन लिया था तो ₹1,00,000 का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब ये जो एक्सचेंज लॉस है ना, एक्सचेंज लॉस, इसका क्या किया जाएगा? कहा भैया एक्सचेंज लॉस में उस एक्सटेंट तक, जिस एक्सटेंट तक तुमने इंटरेस्ट की कॉस्ट बचा ली है, वो बोरोइंग कॉस्ट का ही पार्ट होगा। वो किसका पार्ट होगा? बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट होगा। वो एक्सचेंज लॉस की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो किधर माना जाएगा? बोरोइंग कॉस्ट। मतलब यहाँ वहां मेरे को यहाँ जो मेरा इंटरेस्ट रेट है इंडिया में मान लो 12% है, और यूएस के अंदर मेरा इंटरेस्ट रेट मान लो 7% है, मैं 5% बचा रहा हूँ कि नहीं बचा रहा हूँ? $1,00,000 पे 5% मतलब 5,000 है ना, $5,000 के हिसाब से जो भी अमाउंट बनता है देख लो, उतना तक तो आपका बोरिंग कॉस्ट ही माना जाएगा वो, ठीक है ना। उसके ऊपर का एक्सचेंज लॉस माना जाएगा। लॉजिक भी है, इंडिया में अगर बोरो करते तो 12% पड़ता है ना, ठीक है ना, तो वो वहां तक का तो बोरिंग कॉस्ट कंसीडर करते हैं, इंडिया की बोरिंग तक का तो, ठीक है ना। इंडिया में बोरो करते तो इंटरेस्ट कॉस्ट कितना होता है, वहां तक का बोरिंग कॉस्ट कंसीडर करेंगे, ऊपर का एक्सचेंज लॉस बुक करेंगे। क्लियर है वाली चीज? ये फाइनल में पढ़ने को मिलेगा, अभी दिमाग नहीं लगाना। फिर भी मैंने बता दिया इंडिया तक का बोरिंग कॉस्ट है ना,
7% नहीं 12% तक का बोरिंग कॉस्ट मान लेंगे, ऊपर का फिर भी उससे ऊपर हो जाएगा लॉस, तो दैट इज लॉस। ओके चलो सर हो गया। फिर क्वेश्चन इसके आते हैं ना एक और, स्पेसिफिक बोरिंग और जनरल बोरिंग्स के बूस्टर बुक से किए थे तुम लोगों ने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं क्या? नहीं किया? अरे कोई ना। थ्योरी, कमेंसमेंट, सस्पेंशन और अभी चलेंगे बूस्टर बुक पे। कमेंसमेंट, सस्पेंशन और सेसेशन तीनों बता दिया ना। कमेंस कब होगा? 3 कंडीशन पूरा होने पर। सस्पेंड कब होगा? अवॉइडेबल रीजन की वजह से अगर काम रुका है तो कैपिटलाइज करना, सस्पेंड कर देंगे। सेसेशन कब होगा? जब एसीपी पूरा हो जाएगा। ओके जी। अच्छा सर कोई केस बन के आ गया, अलग अलग विंग्स थी, बोला था ना बबीता जी वाला घर तैयार हो गया, जेठालाल का घर अभी तक तैयार नहीं हुआ, तो क्या होगा? तो हाँ केवल उस पार्ट को जो सेपरेटली यूज किया जा सकता है उस पे कैपिटलाइजेशन को रोक दिया जाएगा। ओके डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन देखा था इलस्ट्रेशन नंबर 12। हाँ सर ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। 65 लाख का बोरिंग था, 11,70,000 का इंटरेस्ट था, उसमें से 65 लाख की बोरिंग को कहाँ यूज किया था तुमने? इक्विपमेंट खरीदने में। इक्विपमेंट तो ऑलरेडी तैयार होगा, इसलिए ये बोरिंग क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री शेड, फैक्ट्री शेड तैयार कर रहे हो तुम 26 लाख रुपए का, तो फैक्ट्री शेड का कंस्ट्रक्शन ये क्वालिफाइंग एसेट है। किसी डिलीवरी व्हीकल के लिए एडवांस दे रहे हो परचेज के लिए, ये कोई क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। वर्किंग कैपिटल कोई क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। तो 3 क्वालिफाइंग एसेट नहीं थी, एक क्वालिफाइंग एसेट थी। तो जो क्वालिफाइंग एसेट के रिगार्डिंग बोरोइंग कॉस्ट था उसे कैपिटलाइज करना था और बाकी तीनों को पीएनएल में ट्रांसफर करना था। तो इस तरीके से आप प्रॉपर्ली करके आएंगे, बताएंगे कौन सा क्वालिफाइंग एसेट है और बताएंगे कौन सा क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। जो क्वालिफाइंग एसेट है उसके रिगार्डिंग जो इंटरेस्ट होगा वो कैपिटलाइज किया जाएगा और बाकी सारा पीएनएल से चार्ज कर दिया जाएगा। डन है ना? हाँ सर डन है। चलिए हाँ जी। अरे ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जरूर देख लेना। हाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जरूर देख लेना, है ना। 30 नंबर के आते हैं कि नहीं आते हैं? थोड़ी सी, हालांकि ये नहीं होगा कि इसी में से आ जाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आज तक आए हैं, कोई एमटीपी के हैं, कोई एग्जाम में आए हुए हैं, तो वो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है जी। ओके तो ये अपने बूस्टर बुक के अंदर ही मिलने वाले हैं। जिसके पास भी बूस्टर बुक नहीं है फटाफट से परचेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है ओके। अच्छा देखो तुमको थ्योरी भी दे रखी है, पता है तुमको? हाँ वो भी कभी देखे थे कि नहीं देखे थे? ना तो सर देखे थे ना देखेंगे, जरूरत नहीं है ना। एफए के अंदर थ्योरी की जरूरत नहीं है, कंपनी अकाउंट्स में भी थ्योरी की जरूरत नहीं है, एफएम के अंदर जरूरत होती है, एफएम के अंदर। हाँ बीडीए की नहीं बता रहा हूँ, एफएम के अंदर भी थ्योरी पढ़ के जाना, ठीक है। उसकी थ्योरी पढ़ने से 2 फायदे होते हैं, एमसीक्यूज के क्वेश्चंस भी क्लियर होते हैं। कुछ थ्योरी आएंगे ना तो फिर अपन तो बस प्रैक्टिकल के हिसाब से पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, देखो तो उसकी थ्योरी जरूर करना, एफएम की थ्योरी, ठीक है ना, उसी से ही एमसीक्यूज हो पाएंगे। हाँ जी ओके। अब बोरोइंग कॉस्ट, ये पहला क्वेश्चन तो सेम वैसा ही है, बिल्कुल सर ये तो वैसा ही है। ओके आगे बढ़ो। ये तो फर्जी क्वेश्चन था सर, और ये तो शायद प्री ऑपरेटिव पीरियड वाला था, मतलब बोरो किया 2 करोड़ 1 जुलाई को, इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन 15%, मशीनरी वाज पुट टू यूज। मैंने इसको चेंज करवा दिया था क्या, रेडी टू यूज। रेडी टू यूज 1 जनवरी को हो जाएगा, एंट्री पास करना है। तो भैया रेडी टू यूज तक के जो खर्चे होगा ना बोरोइंग कॉस्ट, वो तो करना है कैपिटलाइज, और रेडी टू यूज के बाद का जो इंटरेस्ट का खर्चा है उसे क्या करना है, पीएनएल में ट्रांसफर करना है। क्लियर है वाली चीज? बिल्कुल हाँ मैंने फिर बता दिया था, नहीं होता ऐसे कर लेना, कोई बात नहीं। हाँ जी देखो क्या है ना, 2 करोड़ की मशीनरी खरीदी, नहीं वो नॉर्मल, ये तो क्वालिफाइंग एसेट के रिगार्डिंग है नो डाउट, लेकिन रेडी टू यूज तक के वैसे भी खर्चे क्या किए जाते हैं, पीपी क्या कहते हैं, रेडी टू यूज तक के जो भी खर्चे होंगे वो सब एसआईटी कॉस्ट का पार्ट होते हैं, है ना। ओके तो मशीनरी खरीदा तुमने, इंटरेस्ट पेबल क्या है 15% है, रेडी टू यूज कब हुआ 1 जनवरी को, तो जुलाई से लेकर जनवरी कितने महीने, 6 महीने, 6 महीने का तो क्या होगा कैपिटलाइज किया जाएगा, और उसके बाद 31 मार्च तक का, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का आपका पीएनएल से चार्ज कर दिया जाएगा। तो जो हाँ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू लोन था, जो आपका इंटरेस्ट जो 6 महीने का था उससे तुम आपने मशीन की वैल्यू बढ़ा दी, मशीन अकाउंट डेबिट टू लोन की वैल्यू भी बढ़ गई। और जो नॉर्मल खर्चा था 3 महीने का इंटरेस्ट का खर्चा था, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन, और फिर आप क्या करोगे, इस इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर कर दोगे। क्लियर है वाली चीज? ओके ये वाला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो फटाफट से, स्पेसिफिक बोरिंग और जनरल बोरिंग्स का। मैसर्स आयुष लिमिटेड, हाँ बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, इसके लिए लोन लिया है, कितने का? 3 लाख का स्पेशल लोन। स्पेशल मतलब इसी के लिए लिया है, बिल्डिंग के लिए लिया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग कब? 1 जनवरी 2017 को एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम। द कंपनीज अदर आउटस्टैंडिंग टू, ओके। तो भैया आपने 1 जनवरी को बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है 12% से, बाकी लोन क्या है? 6 लाख और 11 लाख। देखो एक हो गया स्पेसिफिक बोरिंग, बाकी ये दोनों हो गए हैं जनरल बोरिंग्स। सबसे पहला काम क्या करना होता है आपको? सर सबसे पहले इनका एवरेज पता करना होता है, किसका? जनरल बोरिंग्स का। तो जो 6 लाख और 11 लाख का लोन है, जो भी रेट से आपने लिया है उसके बेसिस पर आप एवरेज रेट, वेटेड एवरेज रेट पता कर लेना। तो 6 लाख 11% से, 11 लाख 13% से, कॉस्ट आ गया 2,09,000, टोटल बोरिंग थी 17 लाख, एवरेज कॉस्ट आ गया 12.29%। सबसे पहला काम अपने को यही करना होता है। फिर आपने कहा कि भैया ये जो लोन है इससे खर्चा कैसे कैसे किया बिल्डिंग पे? जनवरी 2017 में 3 लाख का खर्चा हुआ। तो मान के चलते कब हुआ होगा? जनवरी स्टार्टिंग में ही हो गया था, क्योंकि देखो ना कंस्ट्रक्शन कब चालू हो गया था? 1 जनवरी को। तो खर्चा 1 जनवरी को ही हो गया होगा। अब ये 1 जनवरी मान रहे हो तो ये भी 1 अप्रैल मानोगे, 1 जुलाई मानोगे, 1 दिसंबर मानोगे। तो खर्चा कब कब हुआ पता करना। अच्छा 3 लाख का जो सबसे पहला खर्चा हुआ है क्या मानोगे? स्पेसिफिक में से हुआ है या जनरल में से हुआ है? पहले मानना स्पेसिफिक में से हुआ है। उसके बाद अच्छा लोन भी स्पेसिफिक 3 लाख का ही था, खर्चा भी 3 लाख का हुआ है, ठीक है जी, स्पेसिफिक में से पूरा हो गया। फिर बाकी जो 3.5, 5.5, 1.5 लाख है वो किस में से हुए हैं? जनरल बोरिंग में से हुए हैं। तो अब मुझे क्या करना है? बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है। तो कैसे किया जाएगा? सुनना, बिल्डिंग कंप्लीट कब हो गई है? 31 दिसंबर को कंप्लीट हो गई है सर। 31 दिसंबर को कंप्लीट होने का मतलब पता जानते हो? इस दिन एसीपी कंप्लीट हो गया, इस दिन कैपिटलाइज करना रोक दोगे। ओके जी, तो अब कैपिटलाइज करना, उसके लिए एंट्री भी पास करना है। ओके जी कर देंगे। तो कैसे होगा? पहले वेटेड एवरेज पता किया तुम लोगों ने? हाँ सर पहले वेटेड एवरेज पता कर लिया। अब कैलकुलेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कैसे आएगा? पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाना। कितने कॉलम? टोटल 5। कितने? 5। ओके पर्टिकुलर्स खर्चा कितना हुआ? ओके रेट, टाइम और बोरिंग कॉस्ट। वही ना, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम, 3 कॉलम तो वही हो गए इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाले। ओके और चौथा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो गई है। अरे सर ये तो बड़े आसान होते हैं ना, बस ये बताना है कि कौन सा स्पेसिफिक बोरिंग में से खर्चा हुआ है या जनरल बोरिंग में से। सर ऐसा क्यों? स्पेसिफिक बोरिंग में से हुआ होगा तो रेट भी स्पेसिफिक बोरिंग वाला लेंगे, और जनरल बोरिंग में से खर्चा किया तो रेट भी जनरल बोरिंग्स वाला लेंगे। तुमने 3 लाख का खर्चा किया, 12% लगा देना। कितने महीने के लिए? जनवरी से पूरा दिसंबर, 12 महीना, ठीक है ना। 3.5 लाख का जब खर्चा किया वो 1 अप्रैल को किया था, तो अप्रैल से लेकर दिसंबर 9 महीना। 5.5 लाख का खर्चा 1 जुलाई को किया होगा, 6 महीना। और 1.5 लाख का खर्चा 1 दिसंबर को किया होगा, तो 1 महीने के लिए आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर देंगे। तो दिसंबर तक का जो भी बोरिंग कॉस्ट होगा, जब से खर्चा लगा है वहां से लेकर कंप्लीशन तक का, वहां से लेकर उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने तक का जो भी बोरिंग कॉस्ट होगा उसे क्या कर दिया जाएगा? कैपिटलाइज बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा कि नहीं कर दिया जाएगा? यस। तो एंट्री क्या करोगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। बिल्डिंग कितने से डेबिट होगा? सर बिल्डिंग है ना, ये जो खर्चा हुआ है ना 3 लाख 3.5 लाख, ये तो बिल्डिंग को बना ही रहा है, इससे तो बिल्डिंग डेबिट होगा ही होगा। और साथ ही साथ ये जो इंटरेस्ट का खर्चा है इससे भी बिल्डिंग डेबिट होगा। तो बिल्डिंग कितने से डेबिट होगा सर? 3, 3.5, 6.5, 6.5 और 5.5 कितना? 12 और 1.5, 13.5 लाख। और इंटरेस्ट का खर्चा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक 14,53,595, 595। समझे क्या? ओके जी। हाँ अपने पहले पेपर में कभी इतना ना पढ़ें कि पहले पेपर में ही थक जाए, क्योंकि आगे 8 के लिए भी कैपेसिटी बचानी है। समझे? हाँ आज नहीं पढ़ी ना? नहीं पढ़ेगा? थकी थकी लग रही हो तुम? मैं यही कह रहा हूँ, है ना। इसीलिए स्टार्टिंग में तो वैसे ही बर्डन कम रहता है ना। तो ध्यान रखो। खैर स्ट्रेटेजी बताऊंगा मैं थोड़ा बहुत, ठीक है ना, बताएंगे आपको कैसे करना है। एग्जाम से 10-15 मिनट पहले पहुंच जाना, लेकिन ताकि दिमाग सेंटर में रहे। ज्यादा यहाँ पे भी और वहां पे भी प्रैक्टिस, यहाँ पे भी टेस्ट वैसे ही दो जैसे मेन एग्जाम हो रहे हैं। वैसा सोचो ही मत कि ये टेस्ट है, मेन एग्जाम है। तुम तो मान लो तुम्हारे सीएमए का एग्जाम है,
अब कितना डिटेल में तुम कितना ऐसा जोश के साथ तुम कर सकते हो, लेकिन सोना प्रॉपर है। सोओगे नहीं ना तो नींद आती रहेगी, नींद आती रहेगी तो जो सोचने की कैपेसिटी होती है वो नहीं हो पाएगा। तो है ना, सोना जरूरी है ना। सक्सेस अचीव करने का अगर आप ये रास्ता सोचते हो कि मैं जगता रहूं, सिर्फ 3 घंटे सोऊं, 4 घंटे सोऊं और पढ़ लूं, ये नहीं होता है। जो अवेलेबल टाइम है, दिन का अवेलेबल टाइम है, जितना कर सकते हो करो, लेकिन इसको तो आराम चाहिए होता है। पढ़ रहे हो तो बीच बीच में 10-10 मिनट का ऐसा मेडिटेशन भी 5-5 मिनट का कर सकते हो आप, शांत होने के लिए, है ना। चलिए, वीरू सहस्त्र बुद्धि सोता था ना, पावर नैप वैसे लेते रहना चाहिए, ठीक है ना, फिर वापस लग जाना चाहिए। नाउ 2009 दिसंबर का एक लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ, AS 16 का, ये लिखवाया रखा था मैंने शायद आपको, है ना। क्वेश्चन तो यही है ना, हाँ ठीक है, किसी और का बूस्टर बुक खोल लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन तो ये है ना, 2009 दिसंबर। ओके, तो Parash Limited had the following borrowing during the year in respect of capital expansion। देखो, प्लांट M, N और X, 3 प्लांट में खर्चा हुआ है, 100 लाख, 125 लाख, 175 लाख। रिमार्क क्या है, 100 लाख के लिए कोई स्पेसिफिक बोरिंग आपने नहीं लिया था। 125 लाख N, प्लांट N के लिए आपने लोन ले रखा है, कितने का, 65 लाख रुपए का। किस रेट से, 10% से। और X के लिए आपने क्या कर रखा है सर, X के लिए भी आपने 125, 175 में से 125 का तो डिबेंचर इशू कर रखा है। मतलब कुछ तो स्पेसिफिक हो गया, कुछ जनरल बोरिंग हो जाएगा। मतलब देखो ना, इसमें अंदर 125 का खर्चा है, लेकिन 65 का तो बैंक लोन ले रखा है, बाकी का 60 का स्पेसिफिक जनरल बोरिंग हो गया। 175 में से 125 तो स्पेसिफिक हो गया, लेकिन बाकी 50 तो जनरल बोरिंग हो गया। इन एडिशन टू स्पेसिफिक बोरिंग, उन्होंने कंपनी ने क्या कर रखा है, 100 लाख का और 110 लाख का जनरल बोरिंग ले रखा है। तो हम वेटेड एवरेज निकाल देंगे कि नहीं निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे। बताना क्या, अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड इन ईच ऑफ द अबव प्लांट, हर एक प्लांट में कितना अमाउंट कैपिटलाइज किया जाएगा। मैंने कहा सबसे पहले तो WACC बता दो, वेटेड एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेटेड एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 100 लाख का लोन है 10% से, 110 लाख का लोन है 11.5% से, आप क्या कर दोगे, अमाउंट इंटू रेट करके क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा। ओके, 785 को अपने 79 लिख दिया था। ओके डन। अब क्या करोगे, जैसे जैसे जिस पे खर्चा हो रहा है, पर्टिकुलर्स के कॉलम थे ना आपने, तो पर्टिकुलर्स में क्या बताना होता है कि जनरल बोरिंग है, स्पेसिफिक है। तो इस बार हर प्लांट के लिए अलग अलग बताना है, पिछली बार तो केवल एक ही एसेट थी। तो पहले प्लांट M की बात करें, उसने कहा था कोई स्पेसिफिक नहीं, क्या है, जनरल बोरिंग से। उसका खर्चा कितना था, 100 लाख का था। जनरल बोरिंग पे रेट कितनी लगेगी, ये जो आपने WACC फाइंड आउट की है 10.79%। टाइम पीरियड कितना, टाइम पीरियड से दे ही नहीं रखा था, तो पूरे 12 महीने कंसिडर कर लिया गया है। ओके, N के अंदर स्पेसिफिक था कितना, 65 लाख का, 65 लाख का स्पेसिफिक था किधर, ये रहा। रेट कितनी थी, 10%, तो इस पे रेट 10% लगा देंगे, 65 लाख पे 10%, और बाकी का जो जनरल में से यूज किया आपने 60 लाख, उस पे वेटेड एवरेज। ऐसे ही X में भी स्पेसिफिक और जनरल आ जाएगा। बड़ा आसान है ना, रेट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, टाइम है, मल्टीप्लाई कर दो, बोरिंग कॉस्ट आ जाएगा। प्रिंसिपल की वर्ड क्या यूज किया गया, एक्सपेंसेस इनकर्ड, जो जो खर्चा होगा उसी पे तो कैपिटलाइज किया जाएगा बस। तो बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज 40 लाख 40,900। कर सकते हैं ना क्वेश्चन, सर कर सकते हैं। ओके डन। चलिए फिर AS 16 खत्म। नाउ AS कौन सा, 22 लास्ट। ओके, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। सर AS 22 क्या कहता है, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। इसमें क्या होता है, देखो हमारी अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में होता है डिफरेंस। क्यों होता है ऐसे, बहुत सारे आइटम होते हैं। जो अकाउंट तो क्या करता है, सारे खर्चों को अलाउ कर देता है, सारी इनकम को इनकम कंसिडर करता है, बट टैक्स के बड़े नखरे होते हैं, ठीक है ना। टैक्स में क्या होता है, कुछ खर्चे अलाउ होते हैं, कुछ खर्चे अलाउ नहीं होते हैं। कुछ खर्चे अलाउ तो होते हैं, लेकिन अलाउ करने का पैटर्न अलग होता है। वो जो पैटर्न अलग होता है ना, वही हमारा इस AS 22 के अंदर कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। कैसे, देखो मैंने कहा अकाउंट के अंदर आप क्या कर रहे हैं, खर्चे एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। बोनस पेबल रिकॉर्ड किया, कमीशन पेबल रिकॉर्ड किया, PF कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट वगैरह सब ड्यू बेसिस पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन इनकम टैक्स कहता है कि आप इसे कैसे रिकॉर्ड करो, एक्चुअल पेमेंट होने पर रिकॉर्ड करो। ओके, प्रोविजन फॉर, हम तो प्रोविजन बनाते हैं, इनकम टैक्स कहता है कि प्रोविजन हम कंसिडर नहीं करते, हम तो एक्चुअल एक्सपेंसेस ही कंसिडर करते हैं। ओके,
डेप्रीशिएशन में इंडिविजुअली, हम लोग अकाउंट में इंडिविजुअली लगाते हैं, इनकम टैक्स वाले ब्लॉक सिस्टम चलता है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे और टैक्स के इनकम में फर्क आता है। इस फर्क को बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। क्या बोलते हैं? टाइमिंग डिफरेंस। और इस टाइमिंग डिफरेंस की वजह से अराइज होता है डीटीए और डीटीएल, डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब बात करते हैं कुछ ऐसे आइटम्स की वजह से जो परमानेंट डिफरेंस कहलाते हैं। कैसे? अकाउंट तो इनकम टैक्स में डिले हो रहा है तो पेनल्टी चार्ज हुआ है, इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, तो उसको भी कहेगा खर्चा मान लो, टेंडर से चार्ज कर दो। इनकम टैक्स कहता है भाई साहब ये ना आज अलाउ हुआ है ना कल अलाउ होगा, मैं इसको कभी भी टैक्स डिडक्शन के लिए अलाउ करूंगा ही नहीं, टैक्स डिडक्टेबल आइटम है ही नहीं। ओके, डिसअलाउड है। तो ये परमानेंट डिफरेंस हो जाएगा। अकाउंट टेम्परेरी क्या होता है, अकाउंट ने आज खर्चा मान लिया, टैक्स कल मान लेगा, या अकाउंट ने टैक्स ने आज खर्चा मान लिया, अकाउंट कल मान लेगा। लेकिन ये कहता है भैया अकाउंट तुम खर्चा मान लो, टैक्स हम तो कभी खर्चा मानेंगे ही नहीं। दैट इज द परमानेंट डिफरेंस, वो कभी रिवर्स नहीं होगा। ऐसे डोनेशन कैश में दोगे तो अकाउंट तो खर्चा मान लेता है, टैक्स कहता है मैं नहीं मानता, तुम अगर डोनेशन कैश में देते हो तो मैं तो इसको डिसअलाउड करता हूं। दिस इज परमानेंट डिफरेंस। परमानेंट डिफरेंस की वजह से क्या होगा, कोई डीटीए डीटीएल जनरेट नहीं होगा। दो तरह के डिफरेंसेस है, परमानेंट और टाइमिंग। अकाउंटिंग इनकम क्या होता है सर? इट इज द, कुछ डेफिनेशन, इट इज द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड एज रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L बिफोर डिडक्टिंग इनकम टैक्स। तो अकाउंट के अकॉर्डिंग, अकाउंट में जब आप P&L बनाएंगे तो P&L बनाएंगे तो इनकम माइनस खर्चा करेंगे। हाँ सर, इनकम माइनस एक्सपेंसेस करेंगे। अभी तक टैक्स लेस नहीं किया है, तो टैक्स लेस करने से पहले जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा दैट इज अकाउंटिंग इनकम। मतलब पीबीटी हो गया अपना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अकाउंट के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वही क्या है, अकाउंटिंग इनकम है। टैक्सेबल इनकम क्या होता है? टैक्सेबल इनकम मतलब जिस पे गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी। तो टैक्सेबल इनकम वो प्रॉफिट लॉस का अमाउंट हो गया इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जिस पर इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा। क्लियर है क्या वाली चीज? बिल्कुल सर, ये वाली चीज क्लियर है। ओके, अब हमारी अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में डिफरेंस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। अभी तो ऊपर आइटम बताए थे, इनकी वजह से डिफरेंस हो सकता है। अब बात आती है टैक्स एक्सपेंस की। जब आप P&L बनाओगे, पीबीटी लिखोगे, पीबीटी के बाद लेस टैक्स करते हो कि नहीं करते हो, तभी तो पीएटी आता है। उस टैक्स में अंदर, टैक्स खर्चे के अंदर क्या क्या आता है सर? करंट टैक्स लायबिलिटी आता है और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी आता है। करंट टैक्स लायबिलिटी भी पीबीटी में से लेस हो जाएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी पीबीटी में से लेस हो जाएगा। लेकिन डेफर्ड टैक्स एसेट अगर हुआ ना तो पीबीटी के अंदर ऐड हो जाएगा। जब लायबिलिटी लेस हो रहा है तो डेफर्ड टैक्स एसेट तो क्या होगा, ऐड होगा कि नहीं होगा? ये आ जाएगा पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। याद रखना। करंट टैक्स क्या होता है सर? करंट टैक्स तो भैया इस बार की इनकम पे, टैक्सेबल इनकम पे जो भी टैक्स की कैलकुलेशन है दैट इज करंट टैक्स। तो इनकम टैक्स के प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो तुम्हारा टैक्स बनता है इस साल का दैट इज करंट टैक्स। ओके, डेफर्ड टैक्स क्या होता है सर? डेफर्ड टैक्स क्या होता है? टाइमिंग डिफरेंस जो है अराइज हुआ है उसका इफेक्ट, टैक्स इफेक्ट होता है। टाइमिंग डिफरेंस का टैक्स इफेक्ट होता है। कैसे होता है बताएंगे सर, कैसे होता है? सुनो, जैसे कि कोई एसेट है, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 है, अकाउंट में जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो कैसे लग रहा है, और टैक्स में जो डेप्रिसिएशन है वो कैसे लग रहा है। ईयर 1, 2, 3, 4 और 5 अकाउंट में हर साल डेप्रिसिएशन सेम 2000, 2000, 2000, 2000, 5 साल में वैल्यू खत्म हो जाएगी। ओके, टैक्स में डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है? कितना सर? पहले साल कितना करें? कितना? 8,000। ऐसे लगाते हैं। पहले साल मान लो कितना, 4 3 4 साल है ना, 4 3 2 1, एक काम करो इसको 15 कर लो, 15,000। अब कितना कितना लगेगा? 3 3 3 3 और 3। ओके जी। और इनकम टैक्स में कितना लगेगा? मान लो
अच्छा इसमें भी क्या फर्क पड़ जाएगा ना, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000, ये फर्क पड़ जाएगा। टैक्स वाले कह रहे हैं इस तरीके से डेफिनेशन लगाएंगे हम तो। ओके, अब क्या दोनों में डिफरेंस आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, दोनों में डिफरेंस आ रहा है। और डिफरेंस कितना आ रहा है देखो, अकाउंट में डेफिनेशन 3,000 ही चार्ज हुआ, इनकम टैक्स वालों ने डेफिनेशन क्या चार्ज कर दिया, 5,000, ज्यादा चार्ज कर दिया ना, तो आपका टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कम हो जाएगा किससे? अकाउंटिंग इनकम से। बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। तो इसका मतलब टैक्स वाले टैक्स ऑथोरिटीज आपसे कम टैक्स चार्ज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लेकिन तुम्हारा दिल जानता है आज वो कम ले भी लेंगे तो क्या होगा, बाद में तो चार्ज करेंगे ना। ओके, तो टैक्सेबल इनकम कम है अकाउंटिंग इनकम से। बिल्कुल, टाइमिंग डिफरेंस है कि नहीं है ये? हाँ सर टाइमिंग डिफरेंस है। टाइमिंग डिफरेंस क्यों? अकाउंट भी डेप्रिसिएशन लगा रहा है, टैक्स भी लगा रहा है, बस लगाने का पैटर्न अलग अलग है, दैट इज टाइमिंग डिफरेंस। और टाइमिंग डिफरेंस क्योंकि टैक्सेबल इनकम कम है, तो टैक्सेबल इनकम कम है तो टैक्स कम देना पड़ेगा। आज कम देना पड़ेगा तो क्या हो गया, फ्यूचर में देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो आपको DTL क्रिएट करना पड़ेगा, DTL क्रिएट करना पड़ेगा टू बी शोन इन P&L। P&L में कितना शो करोगे समझना, टू बी शोन इन P&L। ओके सर, टैक्सेबल इनकम से अकाउंटिंग इनकम कम होगा, डिफरेंस कितना? 2,000। टैक्स रेट है मान लो कितना, 30%। टैक्स रेट है मान लो 30%, तो टाइमिंग डिफरेंस 2,000 का 30% कितना होता है? 600 रुपए का आप DTL क्रिएट करोगे, डेफर टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करोगे। ओके, बैलेंस शीट में भी आएगा क्या डेफर टैक्स लायबिलिटी? हाँ, ये जो तुमने P&L में क्रेडिट किया, एंट्री क्या किया, P&L अकाउंट डेबिट टू डेफर टैक्स लायबिलिटी, इसके वजह से आपके प्रॉफिट्स हो जाएंगे कम और डेफर टैक्स लायबिलिटी अराइज होएगा, तो बैलेंस शीट में कितना शो होगा? 600 रुपए इस आइटम की वजह से। अगले साल टाइमिंग डिफरेंस कितना है? 1,000 है। इस बार भी टैक्सेबल इनकम कम होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, टैक्स में डेप्रिसिएशन लग रहा है 4,000 और अकाउंट में सिर्फ 3,000, तो टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगा। टैक्सेबल इनकम कम होगा तो ये भी डेफर टैक्स लायबिलिटी जनरेट करके देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल, 300 रुपए का। इस साल फिर एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू डेफर टैक्स लायबिलिटी। इस बार अब बैलेंस शीट में DTL कितना हो जाएगा? टोटल 900 हो जाएगा, 600 पिछली बार का, 300 इस बार का। फिर उसके बाद अगले साल तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, डिफरेंस नहीं है तो ना तो कोई DTL जनरेट होगा, ना ही उसका रिवर्सल होगा। बैलेंस शीट में अभी भी 900 शो होता रहेगा। फिर उसके बाद फोर्थ ईयर में इस बार अकाउंट में डेप्रिसिएशन ज्यादा है, टैक्स में डेप्रिसिएशन कम है। टैक्स में डेप्रिसिएशन कम होगा, हाँ यहां तक तो यही मामला चला। अब यहां पर टैक्स में डेप्रिसिएशन अगर कम होगा, इसका मतलब टैक्सेबल इनकम इधर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। टैक्सेबल इनकम इधर ज्यादा हो जाएगा और अकाउंटिंग इनकम कम हो जाएगा। टैक्स में डेप्रिसिएशन कम है तो ऑब्वियसली कम खर्चा होगा तो इनकम बढ़ जाएगा, टैक्सेबल इनकम ज्यादा हो जाएगा और अकाउंटिंग इनकम से। तो वैसे तो ये DTA जनरेट करता है, अगर टैक्सेबल इनकम ज्यादा होता है ना तो गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। अभी ज्यादा देना पड़ेगा तो क्या होगा, ये हमारे लिए एसेट क्रिएट करके देता है। कभी खर्चा हम ज्यादा पे कर देते हैं तो हमारे लिए एसेट बनता है कि नहीं बनता, प्रीपेड सैलरी। वैसे अगर आप टैक्स ज्यादा दे दोगे तो ये आपके लिए एसेट बनेगा कि नहीं बनेगा? यस, DTA। लेकिन यहाँ पे DTA मत क्रिएट करना, यहाँ तो जो तुमने DTL क्रिएट कर रखा है उसका क्या होगा? रिवर्सल होगा। कितना रिवर्सल? टाइमिंग डिफरेंस कितना? 1000। ये 1000 का टाइमिंग डिफरेंस का रिवर्सल हुआ कि नहीं हुआ? 1000 का टाइमिंग डिफरेंस जो रिवर्स हुआ है 30% कितना? 300 रिवर्स हो गया। अब DTL बैलेंस शीट में कितना शो होगा? 600 रुपए शो होगा। ऐसे ही 3,000 और 1,000 का डिफरेंस 2,000 रिवर्स हो रहा है, 2,000 का 30%, 600 रुपए जब DTL रिवर्स होगा तो बैलेंस शीट में DTL नहीं आएगा। तो पहले DTL क्रिएट किया, बाद में उसका रिवर्सल किया। पहले टाइमिंग डिफरेंस अराइज हुआ, फिर टाइमिंग डिफरेंस का रिवर्सल होता है, ठीक है ना, उस आइटम की वजह से, उस आइटम के पर्टिकुलर आइटम की वजह से। टाइमिंग डिफरेंस यही तो होता है, किसी एक ईयर में अराइज हुआ और आगे आने वाली ईयर्स में वापस क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा, दैट इज टाइमिंग डिफरेंस। क्लियर है क्या ये वाली चीज? पक्का? ओके।
तो टाइमिंग डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है? दे आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम फॉर अ पीरियड दैट ओरिजिनेट इन द वन पीरियड, अराइज तो एक पीरियड में होते हैं, एंड आर कैपेबल ऑफ रिवर्सल इन वन और मोर सब्सिक्वेंट पीरियड्स। ओके जी, चलिए बढ़े आगे, रिवर्स हो जाएगा। परमानेंट ऐसे डिफरेंस होते हैं जो कभी भी रिवर्स नहीं होंगे। डेफर टैक्स एसेट और डेफर टैक्स लायबिलिटी कब होगा? सर फ्यूचर में अगर आपको टैक्स सेविंग होने वाला है, फ्यूचर में आपको टैक्स सेव होने वाला है तो वो डीटीए हो गया। जैसे मान लो मैंने सैलरी दे दिया तुमको 12 महीने की जगह 15 महीने का, तो फ्यूचर में अब 3 महीने का नहीं देना पड़ेगा ना, सेविंग होगा कि नहीं होगा मेरा खर्चा, वैसे ही डीटीए फ्यूचर में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्यों नहीं देना पड़ेगा? करंट ईयर में ज्यादा दे दिया भाई, करंट ईयर की टैक्सेबल इनकम तुमने ज्यादा कंसिडर कर ली थी, हमारे हिसाब से इनकम कम थी, गवर्नमेंट तुमने ज्यादा ले लिया। क्यों? क्योंकि तुमने खर्चा कम अलाउ किया होगा। तो भैया ऐसे वजह से क्या होगा, तुमने खर्चा कम अलाउ किया होगा, ठीक है ना, इसलिए तुम्हारी टैक्सेबल इनकम क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है। तो मैं क्या क्रिएट करूंगा? डीटीए क्रिएट करूंगा, क्योंकि मैंने ज्यादा टैक्स दे दिया अभी। तो डीटीए टू पी एंड एल, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, डीटीए की वजह से प्रॉफिट बढ़ जाता है। अभी देखा था ना उधर, ये इधर डीटीए की वजह से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, डीटीएल को लेस किया जाएगा लेकिन डीटीए को ऐड कर दिया जाएगा। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी ऑफ द फ्यूचर, आज नहीं दिया तो क्या होगा? कल देना पड़ेगा। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एक ऐसी टैक्स लायबिलिटी जो आपने डेफर कर दी, आज नहीं दी तो क्या होगा? फ्यूचर में दोगे। क्यों देंगे भाई? गवर्नमेंट आज तो तुमसे कम टैक्स चार्ज कर रही है। क्यों? क्योंकि उसने खर्चा ज्यादा अलाउ कर दिया है। ओके, तो लेकिन कल तो चार्ज करेगी ना आपसे टैक्स। यस, तो आप इसे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मान के चलो, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीटीएल। समझ में आया क्या? ओके सर, डीटीएल तो कभी भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन डीटीए क्रिएट करने के लिए कंडीशन है दो तरह की, एक तो रीजनेबल सर्टेनिटी और एक वर्चुअल सर्टेनिटी। सर कब? while recognizing the tax effect of the timing differences, consideration of prudence can't be ignored. Therefore, DT are recognized and carried forward only to the extent that there is reasonable certainty of their realization. मैं अपनी बुक्स में एसेट दिखा रहा हूं, कोई एसेट दिखाने से पहले 4 बार सोचना पड़ेगा कि उस एसेट से पैसा आएगा कि नहीं आएगा, कोई फायदा होगा कि नहीं होगा। तो उसने भी यही कहा कि रीजनेबल सर्टेनिटी होना चाहिए एक उसका रियलाइजेशन का, कि आज जो तुमने डीटीए क्रिएट किया है कल वो रिवर्स हो जाएगा, गारंटी है क्या? मान लो कल से तुम्हारे प्रॉफिट होने बंद हो गए, प्रॉफिट होने बंद हो जाएंगे तो क्या होगा? डीटीए जो क्रिएट किया वो रिवर्स हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि रिवर्सल के लिए क्या चाहिएगा? कि फ्यूचर में टैक्स कम देना पड़े। और फ्यूचर में तो भैया तुम्हारे लॉसेज हैं, तो अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम पे टैक्स तो कोई सेंस ही नहीं है। तो भैया रीजनेबल सर्टेनिटी होनी चाहिए। इसके लिए क्या बोला? रीजनेबल सर्टेनिटी होना चाहिए। रीजनेबल सर्टेनिटी मतलब क्या बोला? इट डिपेंड्स ऑन द पास्ट रिकॉर्ड एंड बाय मेकिंग रियलिस्टिक एस्टिमेट। पास्ट रिकॉर्ड को देख लो, एस्टिमेट्स लगा लो और प्रॉफिट इन द फ्यूचर, तभी आप डीटीए को रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन फिर क्या कहा? अगर दो केसेस हो, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का और या कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का, लॉसेस को अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? डीटीए शुड बी रिकॉग्नाइज। तब डीटीए को केवल तभी, पहली बात तो तब डीटीए ही रिकॉग्नाइज होगा अगर आपको कोई लॉस दे रखा है क्वेश्चन में। अगर आपको दे रखा है अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, तो आप हमेशा क्या क्रिएट करेंगे? डीटीए क्रिएट करेंगे। मतलब वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट ऐसा अमाउंट है जो इस बार एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, इस बार पीएनएल से चार्ज नहीं हो पाया, अगली बार होगा। अगली बार होगा तो इसका मतलब भैया हमने तो एक्चुअली टैक्स ज्यादा दे दिया कि नहीं दे दिया, गवर्नमेंट अगली बार कंसिडर करेगी उसको। तो अगली बार कंसिडर करेगी तो गवर्नमेंट के हिसाब से टैक्स ज्यादा गया कि नहीं गया? बिल्कुल गया, खर्चा कम आना ना। टैक्स ज्यादा गया तो डीटीए क्रिएट होगा। लेकिन उसके लिए इन दोनों केसेस में आपको क्या बोला? अगर अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, अगर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस है, तो आप डीटीए रिकॉग्नाइज कीजिए, लेकिन कितना? केवल अगर वर्चुअल सर्टेनिटी है उतना। वर्चुअल सर्टेनिटी क्या होती है सर? सपोर्टेड बाय द कन्विंसिंग एविडेंस। रीजनेबल सर्टेनिटी तो क्या होता है? एस्टिमेट पर बेस्ड होता है। वर्चुअल सर्टेनिटी एस्टिमेट पर बेस्ड नहीं होता। किस पर बेस्ड होता है? आपके पास प्रूफ है कि नहीं है, कन्विंसिंग बाय द एविडेंस। ओके, एविडेंस मतलब मेरा क्या हो गया है? ये करंट से कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया अगले 5 साल का, ये मुझे पैसा देगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मेरा माल ये खरीदेगा। तो अब मुझे लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, क्या मैं वर्चुअल सर्टेन हूं? हाँ, एविडेंस है मेरे पास, हाँ एग्रीमेंट लेटर है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर है कि भैया हमारा एग्रीमेंट हो रखा है। तो बस अगर वर्चुअल सर्टेनिटी है कि भैया किस बात का? कि फ्यूचर में प्रॉफिट अराइज होगा, फ्यूचर टैक्सेबल
इनकम विल बी अवेलेबल, इनकम होगा तभी तो टैक्सेबल इनकम होगा, तभी तो आप तुम डीटीए को सेट ऑफ कर पाओगे। बस तो ना, तो दो जगह आपको वर्चुअल सर्टेनिटी चाहिए, बाकी सब जगह रीजनेबल नॉर्मल सर्टेनिटी चाहिए। ओके, किया था अपन ने क्वेश्चंस वगैरह, बताने की जरूरत है क्या? ओके, एक काम करते हैं, आज इतना ही कर लेते हैं, ठीक है ना? फिर एक और लाएंगे, उसके अंदर अपन क्या कर लेंगे, पार्टनरशिप फंडामेंटल कर लेंगे, ठीक है ना? चलो, नहीं नहीं, ठीक है ना? एक बार मैंने बता दिए, आप बाकी इसको देखना, ठीक है ना? अभी आपका फिर हो गया मन है कल वाला पढ़ने का है, मेरे को पता है, तो आज इतना है, जरूरत नहीं है, ठीक है ना? वो सीए का डाल रखा है मैंने एक्चुअली। आप ध्यान रखना, एमएटी का कोई डेफर टैक्स पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, इग्नोर कर देना बुक प्रॉफिट और मैट रेट। एमएटी होता है कंपनी को इतना मिनिमम तो देना ही पड़ेगा टैक्स, उसका डेफर टैक्स पे कोई इफेक्ट नहीं आता। डेफर टैक्स तो जैसा कैलकुलेट करते हैं वही कैलकुलेट होगा, ठीक है ना? हाँ, अगर मैट इज मोर देन द रेगुलर टैक्स, रेगुलर टैक्स जितना बनता है उससे ज्यादा मैट हो तो मैट तो देना पड़ेगा ना, तो बस करंट टैक्स इक्वल टू मैट, इतना तो देना ही पड़ेगा। करंट टैक्स की डेफर टैक्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा मैट का। नहीं नहीं नहीं, इंडियस कुछ नहीं पढ़ना है, इंडिफरेंसेस कुछ नहीं पढ़ना है एफए के अंदर, ठीक है? चलिए, डन है मामला, चलो थैंक यू। हाँ जी, देखिएगा फाइनल अकाउंट्स, कुछ एएस आपने पढ़ लिया अभी अभी अभी, और अब अपन पढ़ रहे हैं क्या, फाइनल अकाउंट्स, है ना? फाइनल अकाउंट्स पहले जाएगा किसका, प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन का, फिर जाएगा एनपीओ का, और फिर हो जाएगा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का। तो पहले बात करते हैं, अच्छा सबसे ज्यादा जो जोर आने वाला है दिमाग पे वो आता है प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसमें हम बात करते हैं जैसे सबसे पहले बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स की। तो फाइनल अकाउंट से तो अपन सोचेंगे ट्रेडिंग पेंडल बैलेंस शीट में किधर किधर एडजस्टमेंट होगा, तो किधर किधर होगा फटाफट से बता दो, किधर किधर होने वाला है बैड डेट का, प्रोविजन फॉर बैड डेट का। सर क्या होता है, इसमें बनता है एक प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट याद आ रहा है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैड डेट, टू बैलेंस कैरेट डाउन, और बाय पी&एल या टू पी&एल। फर्स्ट नंबर पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन। करंट ईयर में जितना भी बैड डेट हुआ है, चाहे वो ट्रायल बैलेंस में दिखा रखा हो, चाहे वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिखा रहा हो, यहाँ पे दिखा देना टू बैड डेट, क्योंकि प्रोविजन आपने बनाया इसी के लिए था। फिर टू बैलेंस कैरेट डाउन थर्ड नंबर पे, कि आपको मेंटेन कितना करना। अब मेंटेन कितना करना होगा, जितने आपके डेटर्स होंगे ना, डेटर्स एडजस्टमेंट के बाद, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद अपने नेट डेटर्स देख लेना। माइनस नील क्यों किया, मैंने कहा कोई फर्दर बैड डेट नहीं था, कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो मैंने 1 लाख जो डेटर है उसी को ले लिया, और 1 लाख डेटर्स पे मैंने कहा 10% प्रोविजन बनाना है, मेंटेन रखना है, तो 10,000 रुपए डूबने का खतरा है कि नहीं है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस टू बी मेंटेन आ गया। फिर बैलेंसिंग फिगर, अच्छा अब लॉजिक क्या है, 6,000 ओपनिंग में था, जिसमें से 5,000 तो यूटिलाइज हो गए, 1,000 बचा हुआ था, आपको मेंटेन करना है 10,000, तो 9,000 और क्रिएट करना होगा कि नहीं करना होगा, तो बाय पेंडल आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल समझ गए क्या, कर पाओगे बोलो? हाँ सर, क्वेश्चन आएगा तो कर ही देंगे। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ ये फंडामेंटल का पार्ट है वैसे, लेकिन मैं इसको फाइनल अकाउंट के साथ ही पढ़ाता हूँ, ठीक है? चल, क्योंकि काम तो फाइनल अकाउंट में आता है, ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट पहले फाइनल अकाउंट में ही था, अभी सिलेबस 22 में इसको फंडामेंटल में डाल दिया। ओके, अब सर और क्या होता है, ऐसे ही प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का अकाउंट भी बनता है, ऐसे ही प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का अकाउंट भी बनता है। ओके, डन है क्या सर? अब क्वेश्चन में डायरेक्ट बताऊंगा कि कैसे होता है ना, बाकी अपन देखते हैं आगे और। अच्छा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कौन सी वैल्यू पर मेंटेन होता है, जैसे आपके 1 लाख के डेटर है, जैसे आपके 1 लाख के डेटर्स हैं, कोई फर्दर बैड डेट होगा, कोई और एडजस्टमेंट होगा, तो वो सब एडजस्ट हो जाएगा, उसके बाद आप नेट डेटर्स देखोगे, उस नेट डेटर्स पे तो आपको क्या मेंटेन करना होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट। इसको स्लो कर देना या फिर बंद कर देना, इस पर तो आपको क्या मेंटेन करना होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट मेंटेन करना होता है। तो 1 लाख के डेटर है मेरे, तो मुझे लग रहा है 10% प्रोविजन बनाया, मतलब 10% लोग पैसा डुबा देंगे, 10,000 मैंने प्रोविजन मेंटेन किया, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, अब 90,000 के डेटर बचते हैं, अब 90,000 के डेटर मुझे लग रहा है पैसा लाके दे देंगे। अब वो पैसा लाके देंगे तो मैं उन्हें क्या दूंगा, डिस्काउंट दूंगा। तो डिस्काउंट कितने का, ऑन एन एवरेज 5% का मान के चल रहे हैं कि भैया हम डिस्काउंट दे देंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डेटर 5%। तो 90,000 को जब 4,500 का तुम डिस्काउंट दे दोगे तो तुम्हारे हाथ में नेट कितना आएगा,
85,500, यही बैलेंस तुम बैलेंस शीट में ऐसा शो करोगे। डेटर्स पूरा दिखाना, लेस एडजस्टमेंट दिखा देना ऐड लेस करके, फिर लेस सबसे बाद में क्या करना, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट, और उसके बाद में भी क्या करना, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। इंपॉर्टेंट ये है कि 5% किसका बन रहा है, 90,000 का बन रहा है। क्यों? क्योंकि जो लोग पैसा डुबा देंगे हम उनको डिस्काउंट नहीं देंगे। समझ आया क्या? तो रटने का नहीं। ओके, ओयूपा के एडजस्टमेंट है, अब इतना डेप्थ में जाने का जरूरत नहीं। क्या तुमको याद है क्या कि ट्रेडिंग पीएनएल में ओयूपा के एडजस्टमेंट कैसे? चलो एक पूछ लेते हैं सर। हाँ पूछ ले क्या? ये शॉर्ट ट्रिक ये याद है क्या? रिसीव्ड और पेड से अगर रिलेटेड टू करंट ईयर पे जाना हो तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड होगा, और बस एक याद रख लो फिर सब याद हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड होता है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग लेस होता है, प्रीपेड एट द एंड लेस होता है, एट द बिगिनिंग ऐड होता है, एक्रूड इनकम एट द एंड ऐड होता है और एट द बिगिनिंग लेस होता है। मतलब आउटस्टैंडिंग और एक्रूड एक जैसे हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि ये ऐसा खर्चा है जो ड्यू हो गया बट पे नहीं हुआ, ये ऐसी इनकम है जो ड्यू हो गई बट मिली नहीं। ओके, प्रीपेड और अनअर्न्ड एक जैसे हैं, एक खर्चा जो एडवांस में दे दिया, एक इनकम जो एडवांस में मिल गई। समझ में आया? ओके, इसलिए एडलेस इनका एक जैसा है। हालांकि ये बैलेंस शीट में शो करने के लिए एक जैसे नहीं है, बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी में शो होगा और ये एसेट में। ऐसा क्यों? क्योंकि एक खर्चे के लिए और एक इनकम के लिए ना। समझ में आया? ओके, ओ यू तुम लायबिलिटी हो, पा तुम्हारी एसेट है, ओ यू तुम लायबिलिटी हो, ये दोनों लायबिलिटी में आएगा, पा तुम्हारी एसेट है, पा मतलब पी और ए। ओके डन है क्या? ओ यू तुम लायबिलिटी हो, पा तुम्हारी एसेट है। समझा? अच्छा सर ये हमारे प्रॉफिट ओरिएंटेड में तो काम आता ही आता है, और हमें कहाँ काम आता है? एनपीओ में भी काम आता है। एनपीओ के अंदर ये वाला आइटम तो आता है रिसीट एंड पेमेंट में, और ये वाला आइटम आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर। समझा? तो रिसीट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना हो तो ऐसा एडजस्टमेंट होगा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसीट पेमेंट में आना हो तो रिवर्स एडजस्टमेंट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा इधर किधर काम आता है सर? इधर भी ऐसा काम आता है कि कैश सिस्टम, मर्केंटाइल सिस्टम, तो वो भी दिमाग में रखना पड़ता है, बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। अभी अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, वहीं बताऊंगा, ठीक है ना? अभी एक बार रफली समझ गए? बिल्कुल। गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, भाभी जी को अच्छा लगे तो रख लेना वरना वापस लौटा देना। ओके, तो जैसे ही माल बेचूंगा कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स किया जाएगा। यस 9, हाँ पहला क्वेश्चन है ना तुम्हारा। ओके, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, वेरी गुड, चलो ठीक है। तो जैसे ही माल बेचोगे तुम एंट्री क्या कर दोगे? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हालांकि मैंने लिखा है एज पर AS 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, सेल तभी मानी जाएगी जब या तो कस्टमर भाभी जी क्या कह देंगे, हाँ कर देंगे। ओके, या फिर क्या हो जाएगा, माल वापस लौटा दिया जाएगा। ठीक है ना? सॉरी, टाइम लिमिट खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ सॉरी, एक से माल वापस लौटाओगे तो कैसे होगा? ठीक है ना? या तो भाभी जी हाँ कर दे, या फिर क्या होगा, टाइम जो दे रखा था वो पूरा हो जाएगा। तो हम मान लेंगे कि दोनों जने क्या कर रहे हैं, मस्त कुकर में चावल बना बना के खा रहे हैं। ठीक है ना? ओके जी डन। हाँ अरे हाँ देखो, अब आप क्या करोगे सर? अब अगर एक्सेप्ट करते हैं तो कोई फर्दर एक्शन नहीं लेना होता है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी सेल्स का एंट्री कर चुके हो। रिजेक्ट कर देते हैं तो सेल्स की एंट्री को रिवर्स कर देना। किस वैल्यू से? सेल प्राइस से। 10,000 का माल आपने 12,000 में बेचा था। अपने एडजस्टमेंट कौन सा आता है फाइनल अकाउंट में? फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट आता है कि भैया देखो बैलेंस शीट बनाने की डेट आ गई है, ना उनकी हाँ आई है, ना अभी तक टाइम लिमिट खत्म हुआ है। 4 अप्रैल तक वो हाँ या ना बोल सकते हैं। ऐसे केस में क्या करो? मैंने कहा ऐसे केस में भाई तुम अपनी सेल्स को तो रिवर्स करो। क्यों? क्योंकि तुम बनाओगे फाइनल अकाउंट तो तुम दिखाओगे सेल्स। भैया ये सेल्स एक्चुअली सेल्स है ही नहीं जब तक उनकी हाँ नहीं आ जाती है। तो इस सेल्स को तुम्हें करना होगा रिवर्स। तो तुम्हें ट्रेडिंग अकाउंट बनाते टाइम सेल्स में से ये गुड सेंट ऑन अप्रूवल हटा देना होगा। और क्या करना होगा? डेटर में से भी 12,000 सेल प्राइस लेस कर देना होगा, क्योंकि एक्चुअल में वो डेटर है ही नहीं तुम्हारे, उनसे कोई पैसा आना ही नहीं है जब तक उनकी अप्रूवल नहीं हो जाती। एक काम और करना होगा, जब आप स्टॉक की काउंटिंग कर रहे होंगे तो वो स्टॉक काउंट नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो तो भाभी जी के घर पर है,
अब भाभी जी के घर पर है तो भैया स्टॉक की काउंटिंग तो करवानी पड़ेगी ना, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो एक काम और करना है तुमको, स्टॉक की वैल्यू को बढ़ा देना है, लेकिन किस वैल्यू से, कॉस्ट प्राइस से, उस गुड्स का कॉस्ट, क्योंकि स्टॉक को वैल्यू किस पे किया जाता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, समझा? ओके हाँ जी, हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप क्लोज स्टॉक में ऐड करके भी दिखा सकते हैं और बाय गुड सेंट ऑन अप्रूवल भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से सब चलेगा, दोनों चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर अब आप रिवर्स कर चुके हो ना, सेल्स को रिवर्स कर चुके हो, अब अगली बार 3-4 अप्रैल को वो एक्सेप्ट कर ले कि हाँ जी हमको कुकर अच्छा लग गया, ठीक है ना, तो कस्टमर टू सेल्स, सेल्स की एंट्री करना है, और फिर बोले नहीं रिजेक्ट कर दिया भाई साहब ये लोग माल पकड़ो, तो कोई एंट्री करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम तो ऑलरेडी सेल्स को रिवर्स कर चुके थे। इन सब में से तुम्हारे काम का केवल ये वाला पार्ट, कि जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो वो सेल्स एक्चुअली कंसिडर नहीं होता है, तो सेल्स में से हटा दो, डेटर भी कम कर दो, स्टॉक की वैल्यू बढ़ा दो, 3 एडजस्टमेंट, समझ आया क्या? ओके बस वैल्यू ध्यान रखना किस किस का कितना कितना। प्री सैंपल में दिया गुड्स, तो क्या करना, खरीदा हुआ माल में से कम कर देना और P&L में फ्री सैंपल दिखा देना। ओके पर्सनल यूज के लिए लेके गया ड्राइंग सेट, तो ड्राइंग्स P&L में नहीं आता, लेकिन परचेज तो कम हो जाएगा और ड्राइंग्स किधर जाएगा, बैलेंस शीट में कैपिटल में से कम हो जाएगा। एबनॉर्मल लॉस है और इंश्योरेंस कंपनी से भी कुछ मिल गया, तो अब क्या करोगे सर, एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स है ना, हाँ, तो एक्चुअली सबसे पहले तो जितना भी लॉस हुआ है वो ट्रेडिंग में परचेज में से कम होगा, क्योंकि उतना माल तो खत्म हो गया है। उसके बाद क्या करना होता है, जितना एक्चुअली लॉस हुआ है तुमको, 10,000 का माल था, 6,000 इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया, 4,000 नेट लॉस है, वही P&L में आएगा टू लॉस बाय फायर, टू लॉस बाय थेफ्ट वगैरह, ध्यान में है? यहाँ पूरा का पूरा अमाउंट, क्योंकि माल तो पूरा खत्म हो गया, लेकिन नुकसान एक्चुअली कितने का है, 4,000, तो P&L में केवल 4,000 आएगा। ओके फिर ये अपन ने एग्जांपल से समझा रखा था, एबनॉर्मल लॉस का इफेक्ट समझ गए? नहीं वो ब्रांच में अपन ने छूट दे रखा है, अदरवाइज क्या करना है, नेट लॉस को ही दिखाना है, ठीक है। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस का कोई अकाउंटिंग नहीं होता है, इसकी कोई एंट्री नहीं होती है, तो कुछ नहीं करना है तुमको, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ओके मैनेजर कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग, बिफोर में रेट अपॉन 100, आफ्टर में रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देना होता है। अभी समझाने के दिन गए, सिर्फ इंप्लीमेंट के दिन है, ठीक है ना। ओके डन, चले करो इम्प्लीमेंट करो, आ जाओ मॉड्यूल में, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इनकम स्टेटमेंट्स वगैरह वगैरह वगैरह, आ जाओ जी। पहले क्वेश्चन से ट्राई करते हैं। हाँ जी, ज्यादातर एनपीओ और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के आते हैं, ठीक है ना, बाकी किसी के भी आ सकते हैं ना, कोई भी, हाँ दिक्कत नहीं। और हाँ जो भी रिकॉर्डिंग्स में देख रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आप पार्टनरशिप की क्लासेस भी देखना चाहते हैं, क्योंकि वो मैंने अपलोड नहीं की है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप पर्सनली इस वीडियो के में कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे कि आपको चाहिए पार्टनरशिप, है ना, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको पार्टनरशिप की क्लासेस भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। ओके चलिए, बट ये केवल आपके स्पेशल रिक्वेस्ट पे होगा। ओके जी, है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 1 फ्रॉम द, हाँ फॉलोइंग द, और तुम लोगों में एक बहुत कमी है भैया, हम इतनी मेहनत से, तुम लोग क्या करते हैं हमारे लिए, क्या बनाते हैं, ऐसा मैराथन क्लास बनाते हैं, पूरी जान झोंकते हैं, तो तुम लोगों को एक कमेंट तो बनता है कि नहीं बनता है, तो सारे वीडियोस पे अगर ईमानदारी से देखा था, थैंक यू सर बोल के भी इतना सा छोटा सा डाल सकते हैं, और गर्ल्स इतनी सारी बातें करते हो, लंबा चौड़ा डालने का ना, है ना, बॉयज के लिए थैंक यू ऐसा ऐसा भी चलेगा, है ना, ठीक है। ओके ओके, फॉलोइंग आर द लेजर बैलेंसेस। अब सुनो, हाँ लेजर बैलेंसेस क्या क्या है, प्रेजेंटेड, सुनो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना था, इसमें सिर्फ ट्रेडिंग बनाता, तो सर हमको ये आ जाएगा ना, हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, परचेज रिटर्न की सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस हो जाएगा, रिटर्न आउटवर्ड परचेज में से माइनस हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं। अच्छा स्टॉक को किस पे वैल्यू करते हो पता है ना तुमको, विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करते हैं, ठीक है सर। हाँ कुछ नहीं, बड़ा इजी होता है, कैरेज इनवर्ड नहीं, ये रिटर्न इनवर्ड की बातें हो रही थी। कैरेज इनवर्ड तो गुड्स को लाने का खर्चा ट्रेडिंग में आता है, कैरेज आउटवर्ड गुड्स को ले जाने का खर्चा P&L में आता है, दोनों खर्चे हैं, है ना। ओके अच्छा इसका एडजस्टमेंट देखना जरा, फाइनल अकाउंट में कभी ये लाइन लिखी हुई आ जाए तो
गुड्स परचेज 6000 का 29 मार्च को खरीदा, अभी भी रास्ते में है और नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड, नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड, अभी रिकॉर्ड ही नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ना परचेज रिकॉर्ड किया ना रास्ते का रिकॉर्ड किया, तो दोनों रिकॉर्ड करना पड़ेगा। पहले परचेज टू क्रेडिटर की एंट्री मारनी होगी, मतलब परचेज बढ़ाना होगा, क्रेडिटर भी बढ़ाना होगा, और फिर उसको गुड्स इन ट्रांजिट भी कंसीडर करना होगा। सर गुड्स इन ट्रांजिट करके किधर दिखाएंगे, स्टॉक में ऐड कर देना या फिर ट्रेडिंग में अलग से दिखा देना बाय गुड्स इन ट्रांजिट, क्या दिक्कत है? क्लियर है वाली चीज? ओके सर, इसमें तो कुछ नहीं था, पीएनएल वाले क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था। आगे आते हैं, ये क्वेश्चन जिसमें आपको ट्रायल बैलेंसेस दे रखा है, दिख रहा है तुमको ट्रायल बैलेंस? बिल्कुल, हाँ जी, ओके सर, हाँ दिल से देखो दिखेगा। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए दे रखा है 31 मार्च 2022 का। आपको बैलेंस शीट भी बनानी है, मैंने कहा भैया फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट अपने आप शामिल होती है, ट्रेडिंग पी&एल और बैलेंस शीट। मैंने लिखा है ट्रायल बैलेंस में जो भी आता है उसका केवल एक एडजस्टमेंट होगा, या तो वो ट्रेडिंग में जाएगा या पी&एल में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा, और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ होता है उसके एटलीस्ट 2 एडजस्टमेंट है। अगर वो केवल इंफॉर्मेशन है मान लो तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ है कि भैया कई कई आते हैं ना कंपनी अकाउंट्स में केवल ऐसा लाइन लिख देते हैं ऑथराइज कैपिटल इतना है, तो उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है, वो तो केवल शो करने के लिए होता है। तुम्हारे डेटा 6 महीने से ज्यादा के पुराने के हैं, वो केवल शो करने के लिए होता है, उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो केवल शो करने के लिए, तो एक अलग बात है। हालांकि एफए के अंदर सारे एडजस्टमेंट वाले ही आते हैं, है ना। कितने एडजस्टमेंट? एटलीस्ट 2 एडजस्टमेंट होंगे। ओके, अब देखो ये ट्रायल बैलेंस था, हमने बात की थी, देखो डेबिट कॉलम होता है, क्रेडिट कॉलम होता है। डेबिट कॉलम में क्या आता है, या तो एसेट होगा या वो एक्सपेंस होगा। क्रेडिट कॉलम में या तो लायबिलिटी होगा या इनकम होगा या कैपिटल होगा। ओके, तो अपन सबसे पहला काम क्या करना होता है, इसको देखकर अपने को लिख लेना होता है कि कौन सा ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा पी&एल में, कौन सा बैलेंस शीट में। सर एग्जाम में भी लिख ले क्या? हाँ बिल्कुल, पेंसिल से लिख लेना, कोई बोले टोके तो हटा देना, ठीक है ना। लेकिन तब तक अपना 15 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उसको फटाफट से इरेज कर देना। इससे क्या होता है, आसान हो जाएगा, वरना बार बार सोचना पड़ता है, या फिर फुल कॉन्सेंट्रेट होके बैठना और फिर करना, तो काम बन सकता है। बट मैं तो कह रहा हूँ हल्के हल्के हाथ से लिख देना, कौन मना करता है, ठीक है। चलिए, ज्यादा ज्यादा बोले तो सर आप मेरे सर पे खड़े हो जाओ, अभी मैं हटा दूंगा, ठीक है ना। और क्या, माथा पड़ी नहीं करना, अपने को टेंशन नहीं चाहिए किसी भी तरह का एग्जाम में, ठीक है ना। बट ठीक है, ट्राई करना, अगर हो जाए तो चुपचाप में कर लो। तो एग्जाम में किसी तरह का टेंशन नहीं, किसी तरह का पंगा नहीं। हाँ एग्जाम में ये तो कुछ नहीं, और ध्यान रखना, कभी कभी हमारे जैसे मास्टर जी आके क्या हो जाते हैं, ऐसे खड़े होके ना बातें करने लग जाते हैं तुम्हारे पास में, ठीक है ना, किसी और से। कई बच्चे ऐसे मासूम होते हैं मीनल जैसे, वो क्या बोलेंगे भी नहीं, है ना, और क्या करेंगे, मास्टर जी पूरे 3 घंटे परेशान कर देंगे। तो भैया प्लीज उन्हें कह देना थोड़ा सा साइड हो जाए, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ या हो रही हूँ, है ना। अच्छा कभी कभी आपको जगह खराब मिल जाती है वहां पे बैठने के लिए, ऊपर पंखा नहीं चलता है, ठीक है ना, हालांकि अभी फैन की जरूरत नहीं है ना। कभी कभी टेबल ऐसी मिल जाती है जो टूटी भी होती है, जिसपे आप लिखोगे तो पेन से क्या हो जाएगा, कॉपी में छेद हो जाएगा, पहले ही चेंज करवा लेना। इसमें कोई नहीं है भैया, पैसे दिए तुम लोगों ने, परेशान होने की जरूरत नहीं है एक इतना सा भी, है ना। ओके, साथ में मैं तो कह रहा हूँ वो अगर टेबल ना, हाँ वो लेके जाना बोर्ड वगैरह, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट बोर्ड ले जाना ना, जैसे सामने वाले को दिक्कत नहीं होगी। अलाउड नहीं होगा, सामने रख देना, मैं सामने रख रहा हूँ क्लासरूम के सामने, क्लासरूम में इधर सामने रख सकते हो ना, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। और चलो मान लो अगर वो बाहर भी रोक लेते हैं तो ठीक है, बाहर बैग में लेके चले जाना इन एनी केस, है ना, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंट में मुझे ख्याल से, मेरे ख्याल से अलाउड करते हैं ना, हाँ तो ट्रांसपेरेंट अलाउ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है तुमको, है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं, नहीं भी लेके जाओ तो, बट वहां पे टेबल तो चेंज, उनके पास कोई तो अच्छी टेबल होगी, है ना, चेंज करवा लेना, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है ऐसा होता है, कुछ चीजें ना बहुत चीजें छोटी छोटी है। खैर देखो, ओपनिंग स्टॉक किधर आएगा, ट्रेडिंग में, परचेज सेल्स ट्रेडिंग में, बीआर एसेट है, बैलेंस शीट में रिटर्न्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में, डेटा क्रेडिटर बैलेंस शीट में, कैरेज आउटवर्ड पी&एल में, डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड, डेबिट वाला अलाउड है, क्रेडिट वाला रिसीव्ड है, दोनों किधर आएगा, पी&एल में। ओके, सैलरी एंड वेजेस पी&एल में, इंश्योरेंस पी&एल में, रेंट पी&एल, वेजेस सैलरी ट्रेडिंग में, बैड डेट रुक जाओ, बैड डेट को क्या बोलना, रुक जाओ, बाद में देखेंगे, प्रोविजन बना रखा हो मान लो वगैरह तो बाद में अकाउंट बनाएंगे, फिर सबसे लास्ट में एडजस्टमेंट होगा बैड डेट वगैरह और का अपन, पता चले डेटर में कितने एडजस्टमेंट अपने को कोई आइडिया नहीं है।
फर्नीचर बैलेंस शीट में कैपिटल, बैलेंस शीट में ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस, लूज टूल्स बैलेंस शीट, प्रिंटिंग स्टेशनरी P&L, एडवर्टाइजिंग P&L, कैश इन हैंड कैश एट बैंक बैलेंस शीट, पेटी कैश बैलेंस शीट, ओके, मशीनरी बैलेंस शीट, कमीशन P&L, ओके। अब खास बात पता है क्या आती है, ट्रायल बैलेंस दे रखा है, अब तुमको नीचे जाके फटाफट से ऐसा देखना कि क्या बनाने को बोला है। सर इससे तो कुछ बनाने को बोला ही नहीं था, कोई बात नहीं, तुमको क्या बनाना है, P&L बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है ना। ऊपर बोला था क्या कुछ बनाया था। अब मेरे दिमाग में घूम रहा है कैश सिस्टम या मर्केंटाइल सिस्टम, कुछ नहीं बोलेगा तो मर्केंटाइल सिस्टम पे बनाना है। इसका मतलब मुझे मर्केंटाइल सिस्टम पे बनाने का मतलब ये हो गया कि जो ट्रेडिंग या P&L में खर्चे और इनकम रिकॉर्ड होंगे वो आएंगे रिलेटेड टू करंट ईयर वाले, राइट, और बैलेंस शीट में ओयूपा आएंगे। अब रिलेटेड टू करंट ईयर आएंगे ना, तो अब ये देखो क्या क्या कर रखा है, जैसे रेंट है 60,000 रुपए का, ट्रायल बैलेंस में ये जो रेंट दे रखा है वो कौन सा वाला है, पेड है या रिलेटेड टू करंट ईयर है, कैसे पता करोगे। सर अगर ओयूपा ट्रायल बैलेंस में नहीं है, इसका मतलब ये एक्चुअली केवल रेंट ट्रायल बैलेंस में कब आता है कोई आइटम, जब लेजर में आया हो, है ना। लेजर में कब आता है, जब उसकी एंट्री हो रखी हो, एंट्री केवल किसकी हो रखी है, पेमेंट की हो रखी है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आउटस्टैंडिंग रेंट वगैरह की या प्रीपेड रेंट की एंट्री होती तो वो भी ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ होता है ना नाम, समझ रहे हो। अगर ओयूपा नहीं है ट्रायल बैलेंस के अंदर, इसका मतलब समझ जाओ कि ये रेंट क्या है, पेड वाला है, ठीक है, ओके। कॉन्सेप्ट ये रहा, अगर फाइनल अकाउंट आपको मर्केंटाइल बेसिस पे बनाने हैं, ध्यान से, तो ट्रेडिंग और P&L में जो लोग लास्ट में ऐसा ऐसा कम करके जाते हैं ना, ऐसा फट बस हमको तो कोई गोल के पिला दे, ये गोल के पिलाने वाला सीन है। फाइनल अकाउंट अगर आपको मर्केंटाइल बेसिस पे बनाने हैं तो ट्रेडिंग और P&L में खर्चे और इनकम कौन से वाले आएंगे, रिलेटेड टू करंट ईयर वाले आएंगे। जानते हैं ना रिलेटेड टू करंट ईयर क्या होता है, जैसे मान लो मैंने सैलरी दिया 1 लाख का, बनता साल भर का 1,20,000 है, 12 महीने का 1,20,000 बनता है, मैंने दिया 1 लाख, तो पे किया 1 लाख, लेकिन एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग को ऐड करके 1,20,000 लाऊंगा कि नहीं लाऊंगा, आता है सर। बैलेंस शीट में कैसे शो होगा फिर, सर P&L ट्रेडिंग पीरियड में तो आएगा रिलेटेड टू करंट ईयर, और बैलेंस शीट में ओयूपा शो होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। अगर आप फाइनल अकाउंट कैश सिस्टम पे बनाने को बोला जाए तो ट्रेडिंग और P&L में जो खर्चे और इनकम आएंगे वो कौन से आएंगे, एक्चुअली पेड और एक्चुअली रिसीव्ड, चाहे वो करंट ईयर के लिए पे हो, चाहे प्रीवियस ईयर के लिए, चाहे नेक्स्ट ईयर के लिए, क्लियर है ये वाली चीज। और बैलेंस शीट में ओयूपा नहीं आएंगे, ओके, क्योंकि अगर आप कैश सिस्टम पे बना रहे हो तो बैलेंस शीट में ओयूपा नहीं आएंगे। फिर मैंने कहा इफ फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, फॉलोइंग एडजस्टमेंट मतलब फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस, एडजस्टमेंट की वजह क्या, लेजर बैलेंसेस आर गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में देने का मतलब है उनकी एंट्री हो चुकी है, जैसे आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी, दैट मींस सैलरी कौन सा वाला है, इसका मतलब खर्चा कौन सा वाला है ट्रायल बैलेंस में, रिलेटेड टू करंट ईयर वाला है, ठीक है ना, क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री हो चुकी है, इसका मतलब खर्चा कौन सा दिखा रखा है अभी, रिलेटेड टू करंट ईयर वाला। आएगा क्या वो बात की बात है, दिखा क्या रखा है, क्योंकि मुझे हो सकता है मर्केंटाइल सिस्टम ही बनाना हो तो रिलेटेड टू करंट ईयर ऑलरेडी दे रखा है, तो ट्रेडिंग P&L का आइटम मुझे ऑलरेडी दे रखा है, समझ में आया। लेकिन मान लो मुझे कैश सिस्टम बनाना हो तो मुझे रिलेटेड टू करंट ईयर से रिसीव्ड और पेड पे जाना पड़ेगा, ये तुमको अच्छे से आना चाहिए, इधर से उधर मूव करना, ठीक है। अच्छा, दूसरा अनअर्न्ड इनकम और एक्रूड इनकम की ऑलरेडी एंट्री हो रखी है, मान लो ट्रायल बैलेंस में शो रखा है, एंट्री हो रखी है, एंट्री हो रखी है मतलब अभी ट्रायल बैलेंस में जो इनकम शो रखी है वो कौन सी वाली है, रिलेटेड टू करंट ईयर वाली है। अब जाना किधर है वो तुम्हें डिसाइड करना है, कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हो या मर्केंटाइल सिस्टम। डेटा गिवन क्या है उसको रीड करने का तरीका बताया मैंने, ठीक है, अभी देखेंगे। अच्छा, डेप्रिसिएशन दे रखा है अगर ट्रायल बैलेंस में, मतलब ऑलरेडी एंट्री हो रखी है, ऑलरेडी एसेट की वैल्यू कम हो रखी है, और मत कम कर देना, बस डायरेक्ट P&L में डाल देना। बैड डेट ऑलरेडी डेटर में से लेस हो चुके हैं, एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। इफ फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर अंडर द ट्रायल बैलेंस एडिशनल इंफॉर्मेशन में, अगर ये आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एडिशनल इंफॉर्मेशन में, इसका मतलब समझ जाओ इसकी एंट्री अभी तक नहीं हुई है, नहीं हुई, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में जो भी खर्चे दिखा रखे हैं वो एक्चुअली पेड वाले हैं, जैसा अभी रेंट वाले के अंदर था, ठीक है ना। ऐसे ही अनअर्न्ड इनकम और एक्रूड इनकम अगर एंट्री नहीं हो रखी है, ट्रायल बैलेंस के नीचे है, इसका मतलब इनकम जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो कौन सी है, इनकम रिसीव्ड वाली है। ये आपको पता होना चाहिए, फिर ही आप फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन बढ़िया से कर पाते हैं, ठीक है ना। ओके, लास्ट में तुम चाहो तो इसकी फोटो ले लेना। अब अपन आते हैं यहाँ पर वापस,
ये वाला क्वेश्चन था क्या, 6 वाला, 5th, 4th। ओके, तो अब मैंने कहा फटाफट से सुना, रेंट 60,000 का दे रखा है और नीचे दे रखा है, देखो रेंट पेड इन एडवांस, प्रीपेड रेंट नीचे दे रखा है। इसका मतलब प्रीपेड रेंट की एंट्री नहीं हुई है। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में जो रेंट है वो कौन सा वाला है, पेड वाला दे रखा है। केवल रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक यही एंट्री हुई है। इसका मतलब जो एक्चुअली पेमेंट हुआ है केवल वही दिखा रखा है। अब हमने को मर्केंटाइल सिस्टम पे बनाने हैं कि नहीं बनाने, तो अपने को ट्रेडिंग पीएनएल के अंदर कौन सा खर्चा आएगा, रिलेटेड टू करंट ईयर। तो रिलेटेड टू करंट ईयर पे पहुंचने के लिए 60,000 में से प्रीपेड रेंट क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा 5,000 रुपए। तो ये लो जी, रेंट कितना आएगा, 60 माइनस 5, 55,000 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है ना, ओके जी, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्लियर है वाली चीज, डन। ओके, तो क्लियर है वाली चीज कैसे आना है, ट्रेडिंग पीरियड बैलेंस शीट बना सकते हो क्या, बोलो बना सकते हो। बाकी तो देखो पहले पढ़ा भाई काम आता है ना जरा तो। अच्छा, बैड डेट 10,000 का है और बोला है नीचे क्या प्रोविजन बनाओ, डेटर के और कोई एडजस्टमेंट नहीं थे। प्रोविजन कितना बनाना है, 5%। मेरे डेटर कितने हैं बैलेंस शीट में, इसमें ट्रायल बैलेंस में देखना, डेटर 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 किधर है, कैरेज इनवर्ट के नहीं, मैं डेटर नहीं ढूंढ पा रहा, तुम कैरेज इनवर्ट और ढूंढ पा रहे हो आप, है ना। समझ रहे हैं, मतलब कोई इंसान डेटर ढूंढ रहा है, वो कह रहा है कैरेज इनवर्ट के नीचे। तो अब वो ढूंढो, डेटर छोड़ के पहले कैरेज इनवर्ट ढूंढो। ओके, डेटर 2 लाख का है, ठीक है ना। ओके, 2 लाख रुपए के डेटर है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बैड डेट ऑलरेडी लेस हो चुका है क्योंकि ट्रायल बैलेंस में आ गया है। तो अब 2 लाख पे तुम कितना बनाओगे, 5% प्रोविजन बना दोगे। कितना होता है, ओके, तो टू बैड डेट अलग से कर दिया, टू प्रोविजन अलग से कर दिया। सर प्रोविजन का अकाउंट नहीं बनाया, नहीं, क्योंकि कोई ओपनिंग बैलेंस था ही नहीं। जो ड्यूरिंग द बैड डेट था वो भी पीएनएल में डाल दिया और जो प्रोविजन क्रिएट करना था वो भी पीएनएल में डाल दिया। समझा क्या, ओके, प्रॉफिट को डाल दिया और नक्की कर लोगे बैलेंस शीट। हाँ, एक्चुअली इसमें कुछ नहीं है, देखो अब इस क्वेश्चन के ध्यान दो। इसमें ट्रायल बैलेंस दे रखे वही, डेबिट कॉलम एसेट एक्सपेंसेस, क्रेडिट कॉलम लायबिलिटी इनकम और कैपिटल होता है। यहां मैंने लिख रखा है सैलरी क्या है, रिलेटेड टू करंट ईयर। पता है क्यों, पक्का आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ इधर दे रखा होगा, ये देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसका मतलब इसकी एंट्री हो रखी है, एंट्री हो रखी है। इसका मतलब अब जो खर्चा दिखा रखा है ना वो रिलेटेड टू करंट ईयर है, समझे, रिलेटेड टू करंट ईयर। अब अपने को बनाना कैसे है वो देखना है, अपने को बनाना है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अकाउंट, बस इसका मतलब मर्केंटाइल सिस्टम। अब भी क्या होगा ना, अब भी सैलरी का ये 21,000 वाला अमाउंट डायरेक्ट पीएनएल में ऐसा ही शो होगा, टू सैलरी 21,000, क्योंकि मेरे को रिलेटेड टू करंट ईयर शो करना है, समझा। और आउटस्टैंडिंग सैलरी जो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है ना वो डायरेक्ट बैलेंस शीट में आ जाएगा। वो इतनी मेहनत नहीं करेंगे कि बाहर भी देंगे और अंदर भी देंगे, दो चीजें, ठीक है ना, क्लियर है, टेंशन मत लो। ओके, क्योंकि एंट्री हो रखी है मतलब हो रखी है, नहीं हो रखी है मतलब बस ऐसा घुमाएंगे नहीं। अच्छा, उसके बाद ये डेप्रिसिएशन भी तुमको ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, मतलब इसका भी एंट्री हो गया है। इसका मतलब मशीनरी का वैल्यू ऑलरेडी कम हो चुका है। मशीनरी कितना, 36,000 है। ओके, ये डायरेक्ट बैलेंस शीट में शो हो जाएगा। अब 4,000 और अलग से मत लेस कर देना। ओके, और डेप्रिसिएशन पीएनएल में चला जाएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में आने वालों का केवल एक एडजस्टमेंट होगा, ठीक है ना, दो जगह मत करना। ओके, डन। चलिए सर, ये इसकी खास बात थी। और तो क्या था, जैसे सीसी बैंक है, सीसी बैंक क्रेडिट साइड में दिखा रखा है तो ओवरड्राफ्ट हो गया, ये इसमें एक और खास बात हो गई। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसको मैं हाईलाइट किया, बैड डेट को हाईलाइट किया, डेटर को हाईलाइट किया, क्यों, इसका एडजस्टमेंट मैंने बोला था बाद में करना। अब बाद में करेंगे तो मैं देखूंगा किधर किधर डेटर के एडजस्टमेंट है। मैंने कहा देखो ये रहा 6,000 फर्दर बैड डेट, डेटर एडजस्ट हुआ कि नहीं हुआ। और भी है, गुड्स कॉस्टिंग 10,000, भाभी जी को अच्छा लगे तो रख लेना, बाकी वापस लौटा देना, 12,000 में बेचा, व्हाट अ कोइंसिडेंस, वही अमाउंट था। ओके, दिस वाज रिकॉर्डेड इन एक्चुअल सेल्स। अब आपने इसको सेल्स मान लिया, तो मैंने कहा था 2 काम करना, एक तो अपनी सेल्स कम कर लेना, डेटर भी कम कर लेना और स्टॉक के में बढ़ा लेना। अच्छा, डेटर कम कर लेना, डेटर इफेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल डेटर इफेक्ट हो रहे हैं, डेटर 12,000 से कम हो रहे हैं। एक और देखो, फोर्थ नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, फोर्थ नंबर पॉइंट कह रहा है कि भैया रेंट पे किया था फॉर द ऑफिस, उसको लैंडलॉर्ड अकाउंट में डेबिट कर दिया। मैंने कहा रेंट अकाउंट डेबिट करना चाहिए था ना, लैंडलॉर्ड डेबिट कर दिया, गलत बात है। और लैंडलॉर्ड को भी डेटर में शामिल कर रखा है, मतलब इन शॉर्ट आपने खर्चा नहीं माना, रेंट नहीं माना और अपने डेटर मान लिए,
कि डेटर को पेमेंट कर दिया, डेटर बढ़ गए होंगे कि नहीं बढ़ गए होंगे, वापस डेटर कम करने पड़ेंगे सर, वापस डेटर कम करने पड़ेंगे, रेंट का खर्चा मानना पड़ेगा और डेटर कम करने पड़ेंगे, तो डेटर फिर इस अमाउंट से एडजस्ट हो जाएगा, रेंट का खर्चा बढ़ गया और डेटर्स कम हो जाएंगे। ओके सर, ठीक है जी। मतलब डेटर किधर किधर एडजस्ट हुए ध्यान से। अब बैलेंस शीट पे लेके जाता हूं तुमको डायरेक्ट। ट्रायल बैलेंस में डेटर कितने थे, 70,000। उसके बाद भाभी जी को अच्छा लगे रख लेना, तो अपन ने डेटर हटा दिए। फिर फर्दर बैड डेट 6,000, इससे भी डेटर कम कर दिए। लैंडलॉर्ड वाले एडजस्टमेंट से भी कम कर दिए। फिर उसके बाद देखना, अब देखो तुम्हारे डेटर कितने बचे हैं। 70 माइनस 12 माइनस 6 माइनस 2,400 लेस करने के बाद तुम्हारे डेटर कितने बचेंगे, 49600। और इस पर तुमको प्रोविजन कितना बनाना था, 5%। ओके, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद देखना प्रोविजन कितना बनेगा। क्लियर है वाली चीज। अब बात आती है P&L में कितना लिखोगे सर। बैलेंस शीट का तो बड़ा इजी हो जाता है, P&L में कितना लिखोगे, तो अकाउंट बनाकर लिख सकते हो, या फिर एक और अल्टरनेट तरीका होता है, इस बैड डेट को उठाकर इधर P&L में डाल दो 2,000 टू बैड डेट, और ओपनिंग प्रोविजन को और क्लोजिंग प्रोविजन को कंपेयर कर लो। ओपनिंग 10 था, क्लोजिंग 2,480 है, कितना एक्स्ट्रा बना रखा है तुमने प्रोविजन, कितना, 7,520। उस 7,520 को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। तो अगर तुम ऐसा लिख देते हो, बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, सिर्फ किसको कंपेयर करके, ओपनिंग में 10,000 क्लोजिंग में 2,480, तो 7,520 इधर लिख दो और टू बैड डेट 2,000 इधर लिख दो। एक ही बात है कि नहीं है, पक्का। अच्छा सर 2,000 नहीं, 6,000 तो लिखने पड़ेंगे फर्दर बैड डेट। हाँ, तो इधर 8 लिख दो या इधर 7,520 लिख दो, या तो ऐसा कर लो, तो एक ही बात है। या फिर क्या करना होता है, अकाउंट बना लेना होता है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, सबसे बढ़िया तरीका। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा, ओपनिंग बैलेंस कितना, 10,000। फिर टू बैड डेट कितना, हाँ ट्रायल बैलेंस वाला भी और फर्दर वाला भी 8,000। फिर मेंटेन कितना करना है, टू बैलेंस क्रेडिट डाउन अभी देखा था 2,480, वो बैलेंस शीट वाला अमाउंट। और उसके बाद अब देख लो बाय P&L कितना, 480। अभी कुछ नहीं सोचना, कोई बैड डेट को नहीं दिखाना, कोई प्रोविजन को किधर नहीं दिखाना, बस इस अमाउंट को उठा के इधर दिखा देना, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। ये बढ़िया अकाउंट बनाना आता है तो तरीका सेट है, ठीक है। हाँ, वो भी वही चीज है, बैड डेट को इधर लिख दिया 8,000, इधर प्रोविजन को रिवर्स कर दिया, नेट इफेक्ट वही 480। जो मन में आए वो करो, इन दोनों में से, है ना, जो मन में आए वो करो, नहीं इन दोनों में से। डन है क्या, कर पाएंगे, बिल्कुल। बाकी तो देखो पूरा क्वेश्चन आपको ही करना पड़ेगा अभी, है ना। ऑब्वियसली, ठीक है ना, ये वो तो अकाउंट से आ जाएगा, ठीक है। बट मैं हाँ आपको मेन जितने भी है वो सब बता रहा हूँ कि कैसे कैसे एडजस्टमेंट है। अब इसमें देखो कुछ फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आपको पहले रेक्टिफिकेशन करना होता है। हाँ, सस्पेंस अकाउंट, ये ट्रायल बैलेंस बनाया इसने। अब ट्रायल बैलेंस में क्या कर दिया इसने, सस्पेंस अकाउंट भी ओपन कर रखा है। 4,000 क्रेडिट साइड में, क्रेडिट शॉर्ट पड़ रहा होगा तो क्रेडिट साइड में सस्पेंस लिखा होगा। इसका मतलब इसने कोई ना कोई आइटम में डेबिट तो कर रखा है बट क्रेडिट नहीं कर रखा। कोई ना कोई आइटम में डेबिट तो कर रखा है लेकिन क्रेडिट नहीं कर रखा। अरे भैया पेज नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 6 181 हाँ जी। तो ये सस्पेंस को क्या करेंगे अपन, सर सस्पेंस को क्लोज करना पड़ेगा। कैसे क्लोज होगा, रेक्टिफिकेशन करके, ठीक है ना। तो पता लगाना पड़ेगा ये सस्पेंस क्यों आ रहा है ना, उसको हटाना पड़ेगा। अभी ट्रायल में ऐसा कोई खतरनाक आइटम नहीं दे रखा है। कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगा, ड्रॉइंग्स कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट बैलेंस शीट में जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में जाएगा, परचेज और रिटर्न ट्रेडिंग में जाएंगे, सेल्स और रिटर्न ट्रेडिंग में जाएगा। ओके, ड्यू फ्रॉम कस्टमर डेटा, डेटा क्रेडिटर है, बैलेंस शीट। एक्सपेंसेस, ये तुमको कैसे पता चला पेड है, क्योंकि एक्सपेंसेस को आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वगैरह कुछ है ही नहीं इधर, तो ये पेड वाला ही हुआ ऑब्वियसली।
ठीक है ना, जितना पे किया बस उसकी एंट्री रिकॉर्ड हो रखी है नक्की। कैश, और कैश का क्रेडिट बैलेंस कैसे आ गया, घपला है, घपला है, गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो है। रेक्टिफिकेशन करेंगे तो ये भी सही हो जाएगा। कैश का कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता। पता चले लाइबिलिटी साइड में कैश दिखा रहे हो, ठीक है ना। अब बैंक बॉडी हो सकता है, कैश, हाँ कैश कभी नहीं होगा। बैंक डिपॉजिट एंड अर्न, बैंक में जो पैसा जमा है फिक्स्ड एसेट्स हो गया, हाँ इन्वेस्टमेंट हो गया, और इनकम इंटरेस्ट अर्न P&L में जाएगा, सस्पेंस हट जाएगा। एडवर्टीजमेंट 2 लाख रुपए का खर्चा दिखा रखा है तुमको, सारा का सारा उठा के P&L में डाल देना, भले ही वो चिल्ला चिल्ला के बोले कि एडवर्टीजमेंट का फायदा 5 साल के लिए मिलेगा। AS 26 कहता है इंटेंजिबल एसेट्स, क्या कहता है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस मानना और P&L में चार्ज करना। डन। अब इतने सारे एडजस्टमेंट है, उन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रेक्टिफिकेशन वगैरह देखना पड़ेगा। जैसे नीचे क्लोज स्टॉक का एडजस्टमेंट दे रखा था, क्लोज स्टॉक तो बड़ा सिंपल सा होता है सर, ट्रेडिंग में लिख देना, बैलेंस शीट में लिख देना, बस और तो कुछ नहीं है। डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड, टू बी प्रोवाइडेड मतलब क्या होता है, टू बी प्रोवाइडेड का मतलब होता है अभी तक चार्ज हुआ नहीं, अब करो, प्रोविजन बनाओ या जो भी आपको करना है तो दे देंगे 13,500। अच्छा 2 एडजस्टमेंट होंगे ना, एक तो एसेट की वैल्यू भी कम हो जाएगा और P&L में भी चला जाएगा। फिर एक एडजस्टमेंट आया, विड्रॉल स्लिप इंडिकेटेड अ कैश विड्रॉल 15,000 रुपए विच वॉज चार्ज एज ड्रॉइंग, पैसा विड्रॉ करवाया होगा, उसको आपने ड्रॉइंग्स दिखा दिया है, ओके। However, it was noticed that 11,000 used for business purpose, अरे भैया तुमने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया तो ड्रॉइंग्स क्यों दिखा रहे हो, ओके, एंड was entered as expense in the cash book, और इसको भी तुमने कैश बुक में दिखा रखा है, मतलब 11 को भी दिखा दिया, ड्रॉइंग्स को अलग से दिखा दिया, इसीलिए वो बेचारा कैश नेगेटिव हो गया है। तो भैया तुम क्या करोगे, करेक्ट एंट्री होती है बिजनेस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 11 और ऊपर के 4,000 ड्रॉइंग्स थे, टोटल विड्रॉ ही 15,000 हुआ था। विड्रॉल स्लिप 15 का था ना, उसमें से 11,000 तो बिजनेस के लिए विड्रॉ किए थे, तुमने सारे के सारे ही मेरे नाम लिख दिए, ओके। रॉन्ग क्या कर दिया, ड्रॉइंग्स पूरा का पूरा 15 पहले उसके नाम लिख दिया, फिर बिजनेस का खर्चा 11,000 और रिकॉर्ड कर लिया, टू कैश 26 कर दिया। भैया मैं कहता हूं हर बार की कैश में जनरली मिस्टेक नहीं होता है, लेकिन इसमें तो कैश में मिस्टेक था। पता कैसे चला, ट्रायल में इसमें कैश दिखा रखा है ना नेगेटिव, तो रेक्टिफाई कैसे करोगे, जो कैश ज्यादा क्रेडिट कर दिया तो उसे डेबिट कर दो, इससे कैश बैलेंस 11,000 से बढ़ जाएगा, और जो तुमने ड्राइंग्स ज्यादा दिखा दिया है 11,000 से वो वापस क्रेडिट कर दो, जिससे ड्राइंग्स कम हो जाएगा। यूं कहूं कि ड्राइंग्स कम हो जाएगा या यूं कहूं कैपिटल बढ़ जाएगा, एक ही बात है। ड्राइंग्स या तो कम कर लो या कैपिटल को बढ़ा लो, ड्राइंग्स भी कम होगा तो अल्टीमेटली कैपिटल ही तो बढ़ेगा। समझ में आ रहा है, ओके पक्का, ओके सर डन है। अच्छा कैश कितना हो जाएगा, 3,000 पहले नेगेटिव था, 11 ऐड होने पर 8,000 पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एसेट आ जाएगा। फिर क्या बोला नेक्स्ट, गुड्स वर्थ 19,000 वर परचेज ऑन 24 मार्च, और बेच दिया 29 मार्च, 24 मार्च को खरीदा, 29 मार्च को बेच दिया। मैंने कहा अच्छी बात है। सेल्स वर रिकॉर्डेड, अच्छा सेल्स तो रिकॉर्ड भी कर लिया, मैंने कहा बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन परचेज इनवॉइस नहीं मिल रहा। अभी इनवॉइस नहीं मिलेगा तो मैं एंट्री नहीं कर पाया होगा, तो अभी एंट्री कर दो भैया, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। 19,000 से आपकी परचेजेस भी बढ़ जाएगी, 19,000 से आपकी परचेजेस भी बढ़ जाएगी और आपके क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे। समझा, रिकॉर्ड नहीं किया तो आप रिकॉर्ड कर लो ना, और क्या। चलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, भूल गए थे, क्रेडिटर को पैसे पे नहीं किए, कैसे पता चला, परचेज इनवॉइस था, कैश इनवॉइस नहीं था, इसका मतलब उधारी माल खरीदा है अपन ने, ऑब्वियसली पे कर देते तब तो एंट्री हो ही चुकी होती ना, ठीक है। परचेज रिटर्न क्या रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड कर दिया, और पार्टी के अकाउंट में करेक्टली पोस्टिंग है, मतलब गलती केवल क्या हुई है, करना था परचेज रिटर्न, कर दिया सेल्स रिटर्न। एक बात बताओ, परचेज रिटर्न का नेचर क्या होता है, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट होता है, ओके। परचेज रिटर्न का नेचर सर होता है क्रेडिट, तो करना था टू परचेज रिटर्न, जबकि कर दिया सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न का नेचर क्या होता है, डेबिट, तो करना था क्रेडिट, कर दिया डेबिट, इफेक्ट डबल अमाउंट से आएगा कि नहीं आएगा, तो टू परचेज रिटर्न तो करेंगे ही करेंगे, टू सेल्स रिटर्न और करना पड़ जाएगा, गलत का उल्टा लटका दो, और सस्पेंस डेबिट, ओह सस्पेंस 3,000 से डेबिट हो चुका है, था कितने से, 4 से था, 3 से तो नक्की हुआ, एक और बच गया, देख लेंगे अभी एक और को। अच्छा परचेज रिटर्न बढ़ गया कि कम हो गया, इफेक्ट किधर किधर आएगा सर, सस्पेंस 3,000 से कम हो गया, परचेज रिटर्न क्रेडिट होने का मतलब है परचेज रिटर्न बढ़ गया, या यूं कहूं परचेजेस में से माइनस कर दो, परचेज रिटर्न की वैल्यू बढ़ा दो तो अपने आप परचेज में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न क्या होगा, सेल्स रिटर्न कम हो गया, डेबिट नहीं होता है नेचर, क्रेडिट हो गया, इसका मतलब वो कम हो गया, कम हो गया, या तो सेल्स रिटर्न कम कर लो या सेल्स बढ़ा लो, कैसे भी लिख दो, लिखने का तरीका बताया है तुमको। मतलब सेल्स रिटर्न -1500 ना, मतलब आप कैसे लिखोगे, या तो ये जो 34,000 की रिटर्न है
उस 34,000 की रिटर्न में से 34,000 में से 1,500 हटा दो, ठीक है ना, या फिर अलग से सेल्स में 1,500 ऐड कर दो, एक ही तो बात है, ठीक है जी, ओके डन है, बिल्कुल। अब और क्या बच गया, expenses include 3750 related to the period after 31st March 2022। ये जो expenses तुमने किए ना ये वाले 45,750 के, उसमें से 3,750 तो अगले साल से रिलेट कर रहे हैं, मतलब प्रीपेड है, लेस कर देंगे और बैलेंस शीट में प्रीपेड दिखा देंगे। परचेज बुक ओवरकास्ट, परचेज बुक का टोटल ज्यादा लग गया, परचेज का नेचर डेबिट होता है, आपने थोड़ा ज्यादा डेबिट कर दिया तो वापस क्रेडिट कर दो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, इससे सस्पेंस 1,000 से और डेबिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और सस्पेंस क्लोज हो जाएगा और परचेज 1,000 से कम हो जाएगी। बस कर लोगे क्या एडजस्टमेंट, बिल्कुल, नेक्स्ट हो जाएगा। लास्ट मिस्टर ओ मर्केंटाइल बेसिस पे बना रहे हैं, ठीक है ना, सुनना, मर्केंटाइल बेसिस पे बनाए हैं, यहां पे ट्रायल बैलेंस में ध्यान देना, सैलरी क्या है, मैंने क्यों लिखा रिलेटेड टू करंट ईयर, क्योंकि पक्का इधर देखो प्रीपेड इंश्योरेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, एडवांस सैलरी इधर ही है, एंट्री हो चुकी है, एंट्री हो चुकी है, इसका मतलब ये रिलेटेड टू करंट ईयर है। अब इसमें क्या करना था, इसमें तुमको कैश बेसिस पे बनाना था, इसका मतलब ट्रेडिंग और पीएनएल में कौन से आएंगे, खर्चे और इनकम पेड और रिसीव्ड वाले आएंगे, इसका मतलब तुमको रिलेटेड टू करंट ईयर से किधर पहुंचना है, रिसीव्ड और पेड तक पहुंचना है, पहुंच सकते हो, बस पहुंच जाना, और बैलेंस शीट में ओयूपा नहीं आएगा, कर लोगे। चलिए तो मैं यहाँ पे कंप्लीट समझू इसको, ठीक है, अब चले किधर, एनपीओ, अभी सबका नंबर आएगा, फटाफट से देखो, एनपीओ क्वेश्चंस बड़े आसान होते हैं सर, क्या करना होता है, एक रिसिट पेमेंट होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है और बैलेंस शीट, बैलेंस शीट तो नॉर्मल जैसे ही बनता है, रिसिट और पेमेंट में क्या आएगा, जितना पैसा आया जितना पैसा गया, चाहे वो कैपिटल रिसिट हो चाहे वो रेवेन्यू रिसिट हो, चाहे वो करंट ईयर से रिलेट कर रहा हो चाहे वो प्रीवियस ईयर से, चाहे वो नेक्स्ट ईयर से रिलेट कर रहा हो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, जस्ट लाइक पी&एल अकाउंट, रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंसेस आएंगे, वो भी रिलेटेड टू करंट ईयर, ओके। अब इसमें एक तो होता है छोटा सा क्वेश्चन जैसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना, क्या तुमको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना आता है, बिल्कुल आता है सर, सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनता है, ऐसे है ना, सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग वाला इधर एक याद कर लो बस, फिर तो इसका ऑपोजिट इधर, आउटस्टैंडिंग इधर तो एडवांस इधर, इसका ऑपोजिट इधर आ जाएगा, ओपनिंग क्लोजिंग, क्लियर है वाली चीज, ओके। रिलेटेड टू करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर इधर आ जाएगा और बाय कैश इधर आ जाएगा, ये बाय कैश वाला अमाउंट किधर जाता है, रिसिट एंड पेमेंट में जाता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, समझ में आया क्या, बस एक तो ये बना लेना आना चाहिए, ठीक है, और बाकी स्टेटमेंट बना के तो वही है जैसा ओयूपा अपन पहले सीखते थे। अब हाँ माया भी आउटस्टैंडिंग है, बैलेंस शीट में किधर आएगा वो ध्यान रखना, कोई बोलेगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है बैलेंस शीट में किधर आएगा, लायबिलिटी साइड में, भैया ये इनकम आउटस्टैंडिंग है, इनकम आउटस्टैंडिंग मतलब एक्रूड इनकम, नाम दिखाने को आउटस्टैंडिंग बोला जाता है बट एक्रूड इनकम है, बोले तो एसेट में आता है, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी में आता है, ठीक है, हाँ माया भी आउटस्टैंडिंग है ना, वेरी गुड, वो खुद को ही समझना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, एकदम आराम से खोले वाले पढ़ो और देखो कौन सा अमाउंट करंट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग है, कौन सा अमाउंट आपने एडवांस में रिसीव हो रखा है, कौन सा अमाउंट पिछली बार भी आउटस्टैंडिंग था और इस बार भी आउटस्टैंडिंग है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं, तो बड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। सब्सक्रिप्शन अकाउंट का सबसे शानदार वाला जो क्वेश्चन है वो आपके बूस्टर बुक में है, करवाया था सब्सक्रिप्शन अकाउंट का, पिछले साल का, इस साल का, पता नहीं 3-3 साल के अकाउंट खोल रखे हैं, है ना, तो ध्यान से, हाँ सबसे लास्ट में बूस्टर बुक में, अच्छा ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है, मतलब आपको रेवेन्यू आइटम्स दे रखे हैं, रेवेन्यू इनकम्स और रेवेन्यू खर्चे दे रखे हैं, वो भी कौन से, रिलेटेड टू करंट ईयर दे रखे हैं। अब रिलेटेड टू करंट ईयर से मुझे किधर जाना है, मुझे जाना है रिसिट एंड
पेमेंट पे जाना है तो जा सकते हैं ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट कर दोगे, आउटस्टैंडिंग वगैरह का एडजस्टमेंट कर दोगे, बस चीजों को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। चीजों को इंटरप्रेट करना मतलब, अच्छा अभी साइन बदल जाएगा ना, सैलरी 19,500 रिलेटेड टू करंट ईयर है और यहाँ आउटस्टैंडिंग दे रखा है, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या होगा, लेस, और आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग क्या होगा, है, क्योंकि रिलेटेड टू करंट ईयर से रिसीव्ड और पेड तक जाना होता है। ठीक है। अच्छा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट समझना पड़ेगा, लिंक बैठाना पड़ेगा। अकाउंट बना लो ना, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फिक्स्ड एसेट होता है कि नहीं होता है, अकाउंट बना लो। फर्नीचर फिक्स्ड एसेट होता है कि नहीं होता है, अकाउंट बना लो। तुम्हें पता है ना अकाउंट में क्या क्या आता है फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंट में, ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस, ब्रॉट डाउन, फिर इस साल जो खरीदा टू बैंक, फिर जो बेचा बाय बैंक, बेचा नुकसान पे बाय पी&ल, फायदे में टू पी&ल, साल भर में डेप्रिशिएशन लगा बाय डेप्रिशिएशन, और क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन। पूरे वैल्यूज लिख दो और फिर जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको यहाँ पे लिख के एडजस्ट कर लो। अच्छा ये पी&ल, इधर भी पी&ल, बट हाँ एनपीओ क्वेश्चन में ये पी&ल की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो जाता है, बट मैं पी&ल लिखा ताकि समझ में आए। ठीक है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा प्रॉफिट और लॉस। जैसे यहाँ पर फर्नीचर, फर्नीचर में तुमको दे रखा है फर्नीचर क्या सर, फर्नीचर का डेप्रिशिएशन 3,100, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है 30,000 और 27,900, और यहाँ बोल रखा है फर्नीचर बेचा है आपने कितने का, 7,000 की बुक वैल्यू का, कितने नुकसान पे, 2,500 के नुकसान पे। अब 7,000 की चीज 2,500 के नुकसान पे बेचोगे तो कितने का, कितने में बेचा, 4,500 में बेचा है, बढ़ाओ मत कम करो, है ना, 4,500 में बेचा है। तो ओपनिंग बैलेंस इधर लिखा, ठीक है ना, बेचा कितने में, 4,500 में लिखा, नुकसान कितने का हुआ, 2,500 का हुआ, डेप्रिशिएशन कितने का, 3,100 का, क्लोजिंग बैलेंस कितना, 27,900, अपने आप बैलेंसिंग फिगर में क्या आ जाएगा, परचेज आ जाएगा। समझ आएगा सर, परचेज क्यों फाइंड आउट किया अपने, अरे रिसिट एंड पेमेंट बना रहे हैं ना, तो बाय फर्नीचर लिखेंगे नहीं लिखेंगे, क्योंकि रिसिट एंड पेमेंट नहीं सिखाता हमको रेवेन्यू और कैपिटल में भेद करना, मतलब डिफरेंस करना। रेवेन्यू चाहे कैपिटल दोनों आएगा कि नहीं आएगा रिसिट पेमेंट में, समझा क्या, पक्का। हाँ देखो क्या होता है, फाइनल अकाउंट्स मैराथन का वैसे पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, रीजन छोटे छोटे एडजस्टमेंट होते हैं, बहुत छोटे छोटे एडजस्टमेंट, वो आप ही बारीकियों से करते हैं ना, तभी आपको समझ में आता है। पर ठीक है, एक बार मैंने रिकॉल करवा दिया, अगर कोई चीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ये कभी भी मैराथन का पार्ट बनना नहीं चाहिए, है ना। पर ठीक है, थोड़ा बहुत बताया, क्या पता किसी का काम हो ही जाए। चलिए बना सकते हो आप रिसीट एंड पेमेंट। रिसीट पेमेंट जब भी बनाओ हमेशा ध्यान रखना ओपनिंग बैलेंस जरूर लिखना पहले, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस बार क्या था, इसने बोला कोई कैश बैलेंस तो नहीं था बट बैंक ओवरड्राफ्ट था, बैंक ओवरड्राफ्ट था तो मैंने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा, रिसीट पेमेंट की शुरुआत ही ओपनिंग बैलेंस से होती है और एंड क्लोजिंग बैलेंस पे होगा, कर पाएंगे। हाँ, क्लोजिंग में कैश भी दे रखा था और बैंक पता करना था, पता कर दिया हमने, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16th क्वेश्चन में क्या था, अगेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे रखा था, मतलब रेवेन्यू आइटम रिलेटेड टू करंट ईयर दे रखे थे और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे रखे थे जिससे आपको कहाँ पहुंचना था, रिसीट एंड पेमेंट तक पहुंचना था। और इस बार आपको साथ साथ में बैलेंस शीट भी बनाना था, तो बना सकते हैं सर बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अर्नड, प्रीपेड उधर दिखा देना, कैपिटल फंड दिखा देना, कैश का बैलेंस भूल मत जाना रे, दो चीजें भूल सकते हैं, एक तो कैश और एक कैपिटल। कैपिटल फंड साइड में रह जाता है और कैश का बैलेंस भी रिसीट एंड पेमेंट में साइड में रह जाता है, बाकी तो आउटस्टैंडिंग वगैरह सब तुम एडजस्टमेंट कर दोगे। क्लियर है वाली चीज, ओके। हर चीज को ध्यान से पढ़ना। बैंक लोन जो पिछली बार भी था और इस बार भी है, का पेमेंट नहीं हुआ, इस बार पेमेंट नहीं हुआ मतलब पिछली बार भी था और इस बार भी है, ओके। एक बिल्डिंग 2004 से खरीदी हुई है, 2004 से मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में भी और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी है। ऐसा ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाना पड़ता है सर, ओपनिंग कैपिटल फंड पता करने के लिए, ओपनिंग कैपिटल फंड पता करने के लिए, ताकि तुम जब क्लोजिंग कैपिटल फंड पता करो तो ओपनिंग कैपिटल में सिंपल क्या करना है, तुमको सरप्लस वगैरह ऐड करना होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक वो एडजस्टमेंट में तुमको लिखवाता हूँ, वो तुमको याद है क्या, लिखवा रखे तुमको, एंट्रेंस फीस का क्या होता है सर, एंट्रेंस फीस क्या होता है, वन टाइम होता है, तो कैपिटल फंड में ऐड किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन वाला अगर बोले कि इतना पोर्शन क्या करना है तुमको, हाँ रेवेन्यू मानना है तो तुम रेवेन्यू मान लेना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देना। जैसे कि अगला क्वेश्चन, यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट दे रखा है, एंट्रेंस फीस के नाम पे कितना मिला इसको, 10,000 रुपए, ठीक है ना। अभी मेरे को ये देखना है कि 10,000 किधर जाएगा,
तो मेरे को अगर कुछ नहीं बोलेगा तब तो मैं इसको कैपिटल फंड में ऐड कर दूंगा, लेकिन मेरे को बोला क्या मानना है इसको, रेवेन्यू इनकम मानना है, तो मैं इसको किधर लेके जाऊंगा फिर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कभी बोलेगा 40% रेवेन्यू मानना, तो 40% इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जाऊंगा, 60% बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपके पास रहने वाली है, ठीक है। अच्छा, रिसिट और पेमेंट से अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाओगे तो ऑब्वियसली रिसीव्ड और पेड से रिलेटेड टू करंट ईयर पे जाओगे। तो ध्यान रखने लायक बातें क्या हो सकती है, हर एक आइटम को बड़ा गौर से पढ़ना पड़ेगा। मतलब रिसिट वाले आइटम इनकम में जाएंगे और पेमेंट वाले आइटम एक्सपेंडिचर में जाएंगे, लेकिन बड़े ध्यान से जाएंगे। जैसे कोई सब्सक्रिप्शन है तो सारे सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट करोगे, है ना, आउटस्टैंडिंग और एडवांस वाले। ओके, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1000 है, नीचे लाइन लिखी हुई है कितना अभी भी एक्रूड है, तो मैंने एक्रूड कैलकुलेट कर लिया। लेकिन एक्रूड कैलकुलेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कितने का है। तो मैंने देखा इन्वेस्टमेंट कितने का था, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट तो है नहीं, इस बार 60,000 का इन्वेस्टमेंट खरीदा है, 60,000 का इन्वेस्टमेंट खरीदा है, 8%, 60,000 पे 8% इंटरेस्ट इनकम है, 5 महीने का एक्रूड है, तो 60,000 इंटू 8% 5 महीना एक्रूड बोल रहे हैं, एक्रूड टोटल नहीं बोल रहे हैं, एक्रूड बोल रहे हैं। तो एक्रूड बोलते हैं तो क्या करते हैं, एक्रूड इनकम को इनकम में ऐड कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं। तो यस, 1000 में 2000 हम ऐड कर देंगे तो इंटरेस्ट इनकम कितना आएगा, 3000 आ जाएगा, समझेगा। और वो एक्रूड इनकम बैलेंस शीट में आ जाएगा एसेट साइड में। तो ये ध्यान रखना कि टोटल की बात कर रहे हैं या केवल एक्रूड या आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा है। 50% डोनेशन को कैपिटलाइज करना है। अब कैपिटलाइज करना मतलब मैंने अलग अलग लिखवा रखा है, इसमें भी आपको कैपिटलाइज करना मतलब आप उसको कैपिटल फंड का पार्ट मानेंगे। 50% तो कैपिटल फंड का पार्ट मान लेंगे, बाकी 50% का क्या करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मान लेंगे। क्लियर है वाली चीज। अब जैसे बिलियर टेबल है, बिलियर टेबल का रिसीट एंड पेमेंट में 80,000 का पेमेंट दिखा रखा है बिलियर टेबल का। फिर नीचे लाइन बोला कि 3 लाख की तुमने खरीदी थी कब, पिछले साल, उसमें से 80,000 का पेमेंट नहीं किया था, अच्छा इसलिए 80,000 का पेमेंट इस बार कर दिया है। लेकिन अब ये बिलियर टेबल ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा। हाँ, ओपनिंग बैलेंस शीट में टेबल के साथ साथ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी भी आएगा, और इस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी का इस बार पेमेंट हो चुका है, नक्की काम खत्म। समझ में आया क्या, कर पाएंगे क्या, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। एनपीओ मतलब सिंपल ये क्वेश्चन। एक क्या होता है, अच्छा एक ये ध्यान रखना होता है, ये तो कोई बात नहीं। क्लिनिक वाला क्वेश्चन देखो, क्लिनिक वाला क्वेश्चन में देखो जो येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है, पेमेंट टू क्रिएटर फॉर मेडिसिन सप्लाई, पेमेंट कितना किया मैंने मेडिसिन का, और क्या दे रखा है नीचे देखो, स्टॉक ऑफ मेडिसिन और क्रिएटर ऑफ मेडिसिन दे रखा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मेडिसिन कंज्यूम्ड शो करना है। जब भी किसी का ओपनिंग स्टॉक और क्लोज स्टॉक दे रखा हो, जैसे मेडिसिन का है, जैसे प्राइजेस का है, जैसे स्टेशनरी का हो, जब कभी भी ऐसा हो तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करना होगा। लेकिन परचेज का भी तो अमाउंट नहीं है, तो परचेज पता करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट बनाकर, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस 63, क्लोजिंग बैलेंस 91, और क्रेडिटर को पेमेंट कितना हुआ है 2,10,000। तो क्या तुम इस तरीके से ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, पेमेंट दिखाकर परचेजेस नहीं पता कर सकते हो, कर सकते हैं। और जब परचेज आ जाएगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तुम ऐसा मेडिसिन कंज्यूम्ड दिखाना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज वाला अमाउंट माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज मेडिसिन कंज्यूम्ड। ऐसे ही प्राइजेस कंज्यूम्ड, ऐसे ही स्टेशनरी कंज्यूम्ड, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेडिंग होता है ना, तो ओपनिंग डेबिट में आता, क्लोजिंग क्रेडिट में आता। गुड्स और सेल वगैरह कर रहे हो, यहाँ अपना कोई गुड्स सेल करने वाला कोई काम नहीं है, तो स्टॉक को भी क्या किया जाता है, इसी में से लेस करके दिखा दिया जाता है ताकि कंज्यूम्ड कैलकुलेट कर सके। क्लियर है। रॉ मटेरियल कंज्यूम भी तो ऐसे निकालते थे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। डन है क्या, बिल्कुल सर। तो एक ये ध्यान रख लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। अब एक वो आता है ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, बार ट्रेडिंग अकाउंट और रेस्टोरेंट ट्रेडिंग अकाउंट बनता है क्या, क्वेश्चंस ट्राई करो। कब है एग्जाम आपका, हो जाएगा, ठीक है ना, परसों ना हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन जैसे आता है ये रेस्टोरेंट ट्रेडिंग और बार ट्रेडिंग, तो जब भी ऐसा हो कोई गेम, कोई रेस्टोरेंट हो, तो उसका आपको ट्रेडिंग और बार अगर चला रहा हो तो बार का ट्रेडिंग अकाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से बनाना पड़ेगा। रेस्टोरेंट ट्रेडिंग और बार ट्रेडिंग, फिर जैसा नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट बनता है ना, वैसे ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, है ना, और सेल्स, क्लोज स्टॉक, ये सब आपको दिखाने होंगे। उस रेस्टोरेंट का है तो रेस्टोरेंट के रिगार्डिंग। अच्छा, परचेज में कैसे आएगा, परचेज प्लस
आउटस्टैंडिंग लेस आउटस्टैंडिंग। एक्चुअली क्या है ना, परचेजेज ही है, लेकिन ये 50,400 क्या दे रखा है, पेड वाला अमाउंट देगा, वही क्रेडिटर वाली बात। क्रेडिटर को कितना पे किया, उसमें ऐड आउटस्टैंडिंग और लेस आउटस्टैंडिंग कर देंगे, ठीक है ना, ऐड आउटस्टैंडिंग एट द एंड, लेस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, या क्रेडिटर अकाउंट बना लो, परचेजेस का अमाउंट आ जाएगा, अभी निकाला था ना क्रेडिटर्स के, तो परचेज का अमाउंट आएगा। और फिर परचेज का अमाउंट आने के बाद भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पता है ना सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा ना ये, क्योंकि ये तो रेस्टोरेंट है ना, रेस्टोरेंट का जो भी जीपी आएगा वो किधर ट्रांसफर हो जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके डन है क्या, बिल्कुल। अब जैसे कंपटीशन प्राइजेस था, वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है ना, कंपटीशन प्राइजेस 4000, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, तो तुम लिखोगे कैसे, 4000 प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ताकि कंज्यूम्ड आ जाए, कंपटीशन प्राइजेस क्या आ जाए, कंज्यूम्ड आ जाए। समझ आया क्या, ओके। और तो क्या खास बात है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। डन है क्या, कर पाओगे क्या, पक्का डन। ये था एनपीओ का एक हल्का सा ओवरव्यू। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में क्या होगा सर, ये सबसे आसान होता है ना, इसमें डेटा होते हैं इनकम्प्लीट और उन्हें अपने को होता है करना कंप्लीट। और फिक्स अकाउंट है, डेटर अकाउंट बना लो, क्रेडिटर अकाउंट बना लो, ठीक है ना। एक ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू सीओजीएस वाली इक्वेशन आनी चाहिए, एक कैश बुक बनाना आना चाहिए, एक ओपनिंग बैलेंस शीट आ जाके ताकि कैपिटल आ जाए, बस फिर बना लो ट्रेडिंग पेनल बैलेंस शीट। मतलब तुमको ट्रेडिंग पेनल बैलेंस शीट बनाने में जो भी मिसिंग फिगर है, मान लो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है, परचेज दे रखी है, पेमेंट नहीं दे रखा, इस तरीके से तुमको क्या होगा, कोई भी एक मिसिंग फिगर दिया हुआ है तो बनाना पड़ता है। अच्छा ये चैप्टर 2 पार्ट में बंटा हुआ है, कैसे, इसके जो पहले, अच्छा सिंगल एंट्री सिस्टम भी इसका नाम होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम है ना। सिंगल एंट्री का मतलब ये नहीं होता है केवल एक साइड रिकॉर्ड होता है, कुछ 2 साइड रिकॉर्ड होते हैं, कुछ एक होता है, कुछ होता ही नहीं है ना। अब भी इसमें क्या करना होता है, जैसे एक क्वेश्चन तो आता है ये वाला, आपको 2 सालों के डेटा दे रखे हैं, एक क्वेश्चन एक और ऐसा है जिसमें ना 2000 मान लो 22 के डेटा है, फिर 2024 के डेटा है, चुप रहे है ना हाँ 22 के 23 का गया गया, 22 भी है 24 भी है, 2 साल के डेटा है। अच्छा पहले मैं एक का बताता हूँ। अब इस बैलेंस शीट को देख के क्या तुम पता लगा सकते हो कि प्रॉफिट कितना कमाया तुमने, हाँ सर बता सकते हैं। मैंने कहा था कि अगर ये नीचे वाले पार्ट को छुपा दूं, ऐसा हाथ रखा है, तुमको नहीं छुपाया मेरे को पता है, ठीक है ना, ये ऐसे छुपा दूं तो बताओ तुमने प्रॉफिट कितना कमाया, 2 लाख का। कैसे पता लगा, कैपिटल को कंपेयर करके, और क्या किया, अच्छा मतलब तुमको एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन हो तो तुम कैपिटल पता कर लेना और देख लेना, ओपनिंग में 9 लाख है, क्लोजिंग में 11 है, तो तुमने एक साल में कितना कमाया, 2 लाख। अच्छा यही 2022 और 2024 का बैलेंस शीट होता तो तुमने 2 साल में इतना कमाया, सिंपल, क्या फर्क पड़ जाएगा, 2 साल में इतना कमाया और क्या है, क्लियर है वाली चीज। ऐसा क्वेश्चन आता है ना, एक है इनकम। अच्छा अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन और दे रखा है कि भैया ये एक साल में तुमने 2 लाख दिख रहा है तुमको कमाया हुआ, लेकिन हम एडिशनल कैपिटल भी लेकर आए थे। मैंने कहा हो गया, फिर तो 2 लाख भी नहीं कमाया, 2 लाख में 60,000 लेस कर दो, 140 से कमाया। फिर उसने कहा कि नहीं नहीं हमने ड्रॉइंग्स भी किया था 48 और 1000 और 2000 का, 48,000 का तो कैश विड्रॉ किया था और 2000 का गुड्स विड्रॉ किया था। मैंने कहा टोटल 50,000 की ड्रॉइंग थी ना, वापस ऐड कर दो। सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ओपनिंग प्लस एडिशनल माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल होता है। तो क्लोजिंग से मेरे को क्या पता करना है, ये ऐसा ओपनिंग पता करना है, तो क्लोजिंग में ओपनिंग लेस कर दूंगा, एडिशनल लेस कर दूंगा, ड्रॉइंग्स ऐड कर दूंगा, तो प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। समझते हो, बस इतना से ही करना होता है। पहला वाला पार्ट यही है। तो पहले वाले पार्ट का मतलब यही है कि भैया जब भी आपको ऐसा डेटा दे रखे हो, है ना, बिल्कुल बैलेंस शीट्स के, तो एसेट्स और लायबिलिटीज क्या करना, इसको बोलते हैं कौन सा अप्रोच, कंपैरिजन अप्रोच, बैलेंस शीट अप्रोच और नेटवर्थ अप्रोच। कंपेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अपन दोनों बैलेंस शीट्स को, कर रहे हैं। इसमें बनता है क्या, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनता है। क्या बनता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, लिखा हुआ नहीं है क्या यहाँ पे, हाँ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगा और उससे आप क्या पता कर लोगे, क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल पता कर लोगे। फिर ये सारे एडजस्टमेंट कर दोगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस एडिशनल प्लस ड्राइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। ओके जरा ये क्वेश्चन देखो, आपको ओपनिंग डेटा भी दे रखे हैं, क्लोजिंग डेटा भी दे रखे हैं, लायबिलिटीज भी दे रखी है, एसेट्स भी दे रखी है,
क्या आप कैपिटल पता कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल पता करते टाइम ये ध्यान रखना जितने एडजस्टमेंट आप एसेट और लायबिलिटी में कर सकते हो वो सारे कर लेना, वो सारे कर लेना, है ना। अच्छा, नीचे बोला प्रकाश एडिशनल कैपिटल लेकर आया, ड्रॉइंग्स किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सारे एडजस्टमेंट तो कैपिटल में एडजस्ट होने वाले हैं, तो भैया ये तो सारे कैपिटल में होंगे ना। एसेट्स में एडजस्ट मत करना, तो तुम क्या करना, सिंपली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना। 31 मार्च 21 से ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, 31 मार्च 22 से क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा, फिर कंपेयर करना 96 का 131 हो गया, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आपके पास नेट प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। समझा क्या? इधर लिखा हुआ क्यों नहीं है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। चलो खैर कोई ना, ऐसे ही सारे होंगे। अच्छा, इसके अंदर पूछा है सप्रेस्ड इनकम बताओ, सप्रेस्ड इनकम, टैक्स ऑफिसर ने कुछ और इनकम बताई, अपन ने कुछ और बताई, तो छुपी हुई आय निकल गई ना, सप्रेस्ड इनकम। कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी नॉर्मल तरीके से चलेगा, बैलेंस शीट से एसेट माइनस लायबिलिटी करके कैपिटल पता कर लो, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल एड ड्राइंग वगैरह करके प्रॉफिट आया एक्चुअल 13,42,000 का, और इनकम टैक्स को तुमने बताया 9,12,000, मतलब छुपा कितना लिया, 4,30,000। ऐसा ही एक क्वेश्चन 2 सालों वाला आता है कि बताओ इनकम टैक्स वालों को 2 साल में कितना छुपाया। तो उसमें ध्यान रखना, कोई कोई आइटम ऐसा होता है ये 1 साल का इतना है, पर ईयर इतना है, पर इतना है तो 2 साल का करना पड़ेगा ना, ये पर मंथ इतना है, 1 महीने का तो 24 महीने का करना पड़ेगा ना, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। ओके चलिए, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन किया था अपन ने शशि वाला, और इसमें क्या करना था, नीचे कुछ एडजस्टमेंट है, ड्राइंग्स वाला कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेस्टमेंट खुद के बेचे, खुद के गहने बेच दिए और बिजनेस में पैसा लगाया, तो ये तो तुम्हारी कैपिटल इंट्रोड्यूस है यार, और कुछ नहीं है ना। पर्सनल पैसा बिजनेस में लेके आ रहे हो, फालतू लाइन घुमा रहे हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर पूरे साल का इंटरेस्ट पे नहीं हुआ है, हाँ पूरे साल का इंटरेस्ट पे नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इसको तुम लायबिलिटी मानोगे कि नहीं मानोगे? बिल्कुल मानोगे, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी मान लोगे। ठीक है जी, मैंने नहीं मानी है, कोई बात नहीं, अगर नहीं मानी है तो बाद में एडजस्ट कर दिया है, बट तुमको यही करवा रखा है, तुमको यही करवा रखा है, क्या मान लेना, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी को, लोन को क्या दिखा देना, लायबिलिटी साइड में दिखा देना, जितना एडजस्ट कर सकते हो। फिर डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड 29,000 है ना, तो डेप्रिसिएशन दे दोगे तो 29,000 में से 2900 लेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल लेस हो जाएगा, जितने तुम एडजस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन ये बागा बॉय को जो तुम कमीशन दे रहे हो प्रॉफिट पर, ये नहीं हो पाएगा, ये अभी तक दिया नहीं है, लायबिलिटी साइड में दिखाना चाहिए, लेकिन लायबिलिटी में नहीं दिखा सकते हैं, क्यों? जब तक प्रॉफिट नहीं पता होगा तब तक बागा बॉय का कमीशन भी नहीं पता होगा। मैंने कहा छोड़ दो, कोई बात नहीं, इसको मत दिखाओ। फिर तुम लोगों ने बनाया होगा ट्रेडिंग पीएन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इसने तो एडजस्टमेंट नहीं दिखाया। अगर तुम एडजस्टमेंट दिखाते हो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का, 30,000 पे कितना सर, 30,000 पे 10%, 3,000 होगा कि नहीं होगा? होगा सर, 10% ही था ना, हाँ सर 10% लोन था, 3,000 का इंटरेस्ट दिखा दोगे। और डेप्रिसिएशन, इसने डेप्रिसिएशन भी लेस नहीं किया, 29,000 की जगह कितना आएगा, 2,900 लेस करना कितना आता है, 26,100। अब जब तुम कैपिटल देखोगे ना, कितना आ रहा है कैपिटल, देखो एक बार, 21,000 प्लस 25,000 प्लस 60,000 प्लस 26,100, 132,100 में से लेस करना 22,000, 30,000 और 3,000, 22,000, 30,000 और 3,000, कितना 74100, तो तुम्हारा ये अमाउंट निकल कर आएगा। चलने दो भैया, जितने एडजस्टमेंट करने थे मैंने कर लिए। अब देखो क्लोजिंग कैपिटल 74,100 माइनस क्या करना होता है, ओपनिंग कैपिटल करना होता है, माइनस एडिशनल कैपिटल, वो गहने बेच के लाई थी ना 35,000 रुपए, प्लस ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स कितना था 5,000 एवरी मंथ, हर महीने है 5,000, 60,000 हो गया। देखना जरा कितना बैठता है यहाँ पर, 7 कर दे 100। ओके ये लो, 2 बार 3,000 लेस कर दिए थे। ओके अब बताओ कितना आ रहा है, $58,100। लेकिन अपने को पता है कि इसमें से अभी तक बागा बॉय का एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, तो बागा बॉय कितना लेके जाएगा, 5%। जरा 58,100 का 5%, 2905। ये लो जी, बागा बॉय को दे दिया, 55,195 इज द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। इसके आंसर्स मत देखना, गुमराह हो जाओगे,
जितने एसेट और लायबिलिटी में तुम एडजस्टमेंट कर सकते हो कर देना, भागा हुआ वाला नहीं कर सकता क्योंकि वो प्रॉफिट पर बेस्ड था, तो मैंने बाद में ली। समझ में आया? सीधा सिंपल सिखा रखा है, फालतू दिमाग नहीं लगाना। ये तो एक तरह का क्वेश्चन। अब आता है दूसरा तरह का क्वेश्चन जिसमें मिसिंग डेटा होते हैं और मिसिंग डेटा को आपको करना होता है कंप्लीट। सेट पैटर्न होता है। जितने भी तुम क्वेश्चन करोगे ना सुनो, जैसे यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग तुमको डेटा दे रखा है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर है, प्रीपेड एक्सपेंस है, क्रेडिटर है, अनपेड एक्सपेंस मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, कैश का बैलेंस है और नीचे रिसिट और पेमेंट के डेटा दे रखे हैं, कितना पैसा आया कितना पैसा गया। रिसिट फ्रॉम डेटर कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, डेटर में रिकॉर्ड होगा, पेड टू क्रेडिटर क्रेडिटर में रिकॉर्ड होगा, कैश में रिकॉर्ड होगा। ट्रांसपोर्टेशन कैश अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट कैश अकाउंट, कैश तो है ना, रिसिट और पेमेंट है तो कैश तो आएगा ही आएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस कैश, फर्नीचर कैश, ओके। अदर इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, देयर वर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कैश सेल्स, आप कैश सेल्स भी करते हैं लेकिन कैश सेल्स का अमाउंट आपको नहीं दे रखा है रिसिट और पेमेंट में, पता करना पड़ेगा। क्रेडिट परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर तुमको दे रखा है, क्रेडिट में कितना खरीदते हो तुम, 2,30,000, तो मेरे क्रेडिट अकाउंट बनाने में काम आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। प्रोविजन बना देना 10% का। अब देखो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना होता है, ऐसा डेटा अकाउंट वगैरह ये सब बनाना होता है। मैंने जब तुमको क्वेश्चन कराया होगा तो पूरे डेटा वगैरह लिखवाए होंगे, डेटा में क्या क्या आ सकता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, माल बेचा, टू सेल्स है ना, बाय लॉट क्या आया, बाय सेल्स रिटर्न, पैसा आया, बाय कैश, बैंक में आया, बाय बैंक, कैश और बैंक ध्यान रखना, कैश में है कि बैंक में है ध्यान रखना। डिस्काउंट अलाउड भी कर देते हैं, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, डुबा दिया तो बैड डेट टू डेटर, बीआर मिला तो बीआर टू डेटर, कभी चेक मिला लेकिन वो बाउंस हो गया टू बैंक, बीआर मिला लेकिन डिसऑनर हो गया टू बीआर। अलग डेटर को बढ़ाने वाला आइटम इधर, डेटर को कम करने वाला आइटम इधर, समझा? ओके, कोई भी मिसिंग डेटा होगा वो आ जाएगा। पूरा क्वेश्चन तुमने पढ़ा, तुमको डेटा का देखो क्या क्या दे रखा था, ओपनिंग बैलेंस दे रखा था, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा था, तुमको डेटा से कितना पैसा मिला वो दे रखा था, लेकिन सेल्स दे रखी थी क्या, नहीं। तो भैया ये सेल्स पता करके ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे, लिख दोगे। अच्छा, ऐसे ही क्रेडिट अकाउंट बनेगा, क्रेडिट अकाउंट में ओपनिंग था, क्लोजिंग ओपनिंग था, पेमेंट था, परचेजेस भी था, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस नहीं था। किधर नहीं था सर क्रेडिटर का, इधर ये क्रेडिटर, ये रहा, ये क्वेश्चन था, क्लोजिंग नहीं दे रखा था, तो क्लोजिंग बैलेंस पता कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे सर। अकाउंट बना के क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। क्या क्या और ट्रांजेक्शन आ सकते हैं मैंने बता दिया, क्रेडिटर को पेमेंट, डिस्काउंट रिसीव, डीपी इशू किया वगैरह, डन ना। ये अकाउंट्स बनाने आने चाहिए है ना। कैश बुक आता है, कैश बुक बनाना, बस जितने भी रिसीट और पेमेंट है सब लिख देना। उसने बोला ना देयर इज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सेल्स, कैश सेल्स, पता कर लो कैश सेल्स कितने हैं और क्या बैलेंसिंग में पता चल जाएगा है ना। और फिर आप बना लेंगे बाकी की चीजें। ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी क्या, बिल्कुल बनानी होगी ओपनिंग बैलेंस शीट, ताकि ओपनिंग कैपिटल पता कर सके। ओके, ओपनिंग कैपिटल में क्या ऐड कर दोगे इस बार का, प्रॉफिट ऐड कर दोगे, बट प्रॉफिट किधर आएगा सर, ट्रेडिंग पीएनएल बनाएंगे ना अपन, ट्रेडिंग पीएनएल बनाएंगे तो अपने आप प्रॉफिट निकल कर आएगा, प्रॉफिट आएगा तो उसे ओपनिंग कैपिटल में ऐड करके दिखा देते हैं। मतलब वही ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट है और इतने इजी ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट होते हैं जिसकी हद नहीं है, बस मिसिंग फिगर्स को कैलकुलेट करना होता है। ठीक है ना। एक बार आप ही अपने लेवल पे क्या करना, क्वेश्चंस ट्राई करना, नहीं आए तो कल ही आप लोग है ना, कोई भी डाउट आए मुझसे पूछ सकते हो, तरीका यही है। ठीक है ना। वही डेटर अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, कैश अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट है ना। कैश बुक बनाना होता है, कैश कॉलम और बैंक कॉलम कभी कभी अलग रखना होता है, ध्यान रखना होता है कैश में कितना और बैंक में कितना, वही सब कुछ है और कुछ नहीं। और ये ज्यादा आसान है, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट फिक्स फॉर्मेट है, यही सारे अकाउंट चलेंगे लाइन से। ठीक है ना। एक बार आप ट्राई करोगे ना आ जाएगा, नहीं है तो मैं वही, चलो डन है क्या, तो फिर करो प्रैक्टिस अपने लेवल पे अपने हिसाब से, कोई डाउट है तो मुझसे पूछो। चलिए तो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।